उत्तर प्रदेश में सनसनी। 95 साल की बुढ़िया 20 साल के लड़के से गर्भवती। प्रेम कहानी ने मचाया बवाल। सूर्यपुर गांव, देवगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश। एक शांत ग्रामीण इलाका जहां दशकों से केवल फसल, शादी और मातम की ही बातें होती थीं। लेकिन अप्रैल की एक सुबह पूरा गांव एक ऐसी खबर से दहल गया जिस पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। 95 वर्षीय शांति देवी, जो दशकों से अकेली रह रही थीं, अचानक गर्भवती हो गईं। ये बात किसी मनगढ़ंत कहानी या मजाक की तरह लग रही थी। लेकिन जब देवगढ़ के सरकारी अस्पताल से मिली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की तस्वीर शांति देवी के एक रिश्तेदार ने खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी, तो सच्चाई ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। उस कागज पर साफ साफ लिखा था, गर्भाशय में भ्रूण जैसी संरचना पाई गई। निगरानी की सलाह दी जाती है। लोग कानाफूसी करने लगे। सैकड़ों शेयर और हजारों कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कोई हंस रहा था, कोई गालियां दे रहा था। कुछ लोगों ने तो धमकी भरे संदेश भी भेजे, क्योंकि उन्हें लगा कि बुढ़िया कोई अनैतिक काम कर रही है। हर सुबह शांति देवी के घर के सामने दर्जनों लोग इकट्ठा हो जाते। कोई वीडियो बना रहा था, कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा था। मोबाइल की फ्लैश लाइट उस जर्जर घर के हर कोने पर पड़ रही थी। जो बातें आमतौर पर रसोई में फुसफुसाकर की जाती थीं, अब खुले बाजार में जोर जोर से कही जा रही थीं। 100 साल की होने वाली है और ये सब कर रही है। सूर्यपुर गांव के लिए शर्म की बात है। कौन है वो जिसने ये घिनौना काम किया है? लोगों का आश्चर्य तब और बढ़ गया जब उस व्यक्ति का नाम सामने आया। उस बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि राजू था। एक 20 साल का लड़का जो बिहार से उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने आया था और कुछ समय के लिए बगीचे की सफाई और छत की मरम्मत में मदद करने के लिए बुढ़िया के घर पर रुका था। वो लड़का जिसकी त्वचा धूप से सांवली थी, चेहरा ईमानदार था और आंखें हमेशा झुकी रहती थीं। अचानक शांति देवी के घर के सामने चिल्लाती हुई भीड़ के बीच प्रकट हुआ और साफ साफ बोला, हाँ, ये मैं हूँ। मैं और शांति देवी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये गर्भ सच है, मैं इससे इनकार नहीं करता। मुझे खेद है कि मैंने सबको चौंका दिया, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ। गांव वाले सन्न रह गए। किसी ने राजू के मुंह पर चप्पल फेंक दी। एक बूढ़ी औरत चीखी, कैसा प्यार? ये बुढ़िया की जमीन और सोने के लालच में है। फिर वे सब सच झूठ का पता लगाने के लिए शांति देवी के घर में घुस गए। न केवल जनता में हलचल थी, बल्कि परिवार के लोग भी हिल गए थे। राकेश, शांति देवी का पोता, जो दिल्ली में एक हाई स्कूल शिक्षक था, गुस्से में रात में ही बस पकड़कर गांव आ गया। घर के गेट में घुसते ही उसने बिना कुछ कहे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट छीन ली और चिल्लाया, दादी, क्या आप पागल हो गई हैं? आपने इस लड़के को इस हद तक धोखा देने दिया? आपके बच्चे पोते कहाँ हैं? आपने हमारा मुंह दिखाने लायक क्यों नहीं छोड़ा? शांति देवी, लगभग 100 साल की औरत, जिसका चेहरा धूप में सूखी पत्ती की तरह झुर्रीदार था और बाल सफेद और करीने से कटे हुए थे, ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पुराने घर के बीच में एक लकड़ी के तख्त पर बैठी रही। उसकी धुंधली आंखें दृढ़ थीं। वो चुप रही और फिर धीरे से बोली, मैं अभी जिंदा हूं और मुझे अपने शरीर के बारे में फैसला करने का अधिकार है। ये वाक्य उस समाज के मुंह पर एक तमाचा था जो नैतिकता का ढिंढोरा पीट रहा था। इतने साल एक परछाई की तरह चुपचाप जीने के बाद आज वो एक बार फिर जनता के तूफान के बीच खड़ी थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक नौजवान था। हो सकता है ये एक गलती हो सकता है ये पागलपन हो, लेकिन वो एकमात्र व्यक्ति था जिसने अनगिनत घृणा भरी निगाहों के बीच उसका हाथ थामने की हिम्मत की। इस अजीब प्रेम कहानी के पीछे की सच्चाई क्या थी? क्या बुढ़िया के पेट में बच्चा सच में था, या ये सिर्फ प्रकृति का एक धोखा था? और क्या 75 साल के उम्र के फासले में प्यार मौजूद हो सकता है? ये सब सामने आएगा आगे की घटनाओं में। जब पूरा सूर्यपुर गांव इस अभूतपूर्व मामले में उलझ गया था, वो दिन जब राजू ने पहली बार सूर्यपुर गांव में कदम रखा था। आसमान में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और उत्तर पूर्वी मानसून की हवा गांव के पीछे बांस के झुरमुटों से सरसरा रही थी। उसका अस्थायी रेनकोट फटा हुआ था। उसके दोनों पैर फटे हुए थे और कीचड़ से सने थे
उसके कदम एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। 3 दिन हो गए थे, उसने कुछ भी ढंग का नहीं खाया था, बस कुछ मैगी के पैकेट और पहले से खरीदी हुई पानी की बोतल पर जी रहा था और अपनी पीठ पर एक पुराना फटा हुआ बैग लादे हुए था। राजू गांव-गांव भटकता रहा, काम के लिए दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन हर जगह से उसे ना ही मिली। वह मूल रूप से बिहार का था, एक गरीब गांव का। पिता जल्दी मर गए थे, मां ने दूसरी शादी कर ली थी। 9वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, मजदूरी की और फिर फौज में चला गया। फौज से लौटने के बाद वो घर वापस नहीं जाना चाहता था। राजू ये सुनकर उत्तर प्रदेश आया था कि यहाँ खेतों में आसानी से काम मिल जाता है, पैसे कम मिलते हैं, लेकिन रहने खाने की जगह मिल जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये फसल के बीच का समय था और कोई भी खेत किसी अजनबी को काम पर नहीं रख रहा था। वो भूखा था, वो थका हुआ था और फिर वो एक घने जंगली बगीचे के बीच में स्थित एक छोटे से घर के गेट के ठीक सामने गिर गया। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। एक झुकी हुई सिलुएट सफेद बालों वाली हाथ में टॉर्च लिए घर से बाहर निकली। वो शांति देवी थीं, एक अकेली रहने वाली बुढ़िया जिसका न कोई पति था न कोई बच्चा, और जिसके बारे में बस यही अफवाह थी कि वो जड़ी बूटियों से इलाज करना, नब्ज देखना और हवा लगाना जानती है। बच्चे, कौन हो तुम? उसने राजू के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए बुदबुदाया। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ नीले पड़े थे और पेट पिचका हुआ था। बिना सोचे समझे उसने आवाज लगाई, पड़ोसियों! मेरे गेट के सामने कोई बेहोश हो गया है। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सबसे करीबी घर भी लगभग 200 मीटर दूर था। उसने खुद ही राजू को अंदर खींचने का फैसला किया, उसे पीने के लिए अदरक का पानी दिया और फिर पतली खिचड़ी पकाने के लिए चूल्हा जलाया। उस रात वो तख्त के पास बैठी रही, पंखा झलती रही, खिचड़ी की देगची पर नजर रखती रही और अपने बगल में खर्राटे ले रहे अजनबी चेहरे को देखती रही। राजू जब जागा तो सुबह होने वाली थी। उसने आंखें खोलीं और अदरक, पत्तियों और लकड़ी के धुएं की महक से घिरे माहौल को देखकर हैरान रह गया। एक बूढ़ी औरत उसके सामने गर्म खिचड़ी का कटोरा रख रही थी। उसकी कांपती आवाज में कहा, खा लो, फिर बताना कि तुम यहां कहां से आए हो। राजू ने बस सिर झुकाकर धीरे से कहा, चाची, मैं भूखा था, काम ढूंढ रहा था, किसी ने नहीं रखा। उस दिन से राजू वहीं रुक गया। शांति देवी ने न कुछ कहा, न ही उसके घर परिवार के बारे में पूछा। उसने बस इतना कहा, काम कर सकते हो तो रहो, नहीं तो चले जाओ। मुझे भी बगीचा साफ करने के लिए किसी की जरूरत है। उस सुनसान घर में राजू के आने से रौनक आ गई। वो घास काटता, छत की मरम्मत करता, चूल्हा जलाता और शांति देवी हर दोपहर उसके लिए भी खाना बना देती। कभी कभी चुपके से राजू के कमरे के दरवाजे के सामने रख देती, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, उस बुढ़िया ने एक जवान लड़के को पाल रखा है। लेकिन शांति देवी ने परवाह नहीं की। राजू जाने के बजाय और रुक गया और अधिक मेहनती और अधिक विनम्र हो गया। इस तरह एक बुढ़िया जो कब्र में पैर लटकाए बैठी थी और एक नौजवान लड़का एक ही घर में बिना किसी रिश्ते, बिना किसी बंधन, बिना किसी खून के रिश्ते के रहने लगे। लेकिन इन दो अजनबियों के बीच कुछ असामान्य पनपने लगा था। जिस दिन से राजू शांति देवी के घर में रहने लगा, वो घर जो हमेशा नम, धूल भरा और काई से ढका रहता था, अचानक जीवंत हो उठा। सुबह सुबह राजू जल्दी उठकर दादी के लिए अदरक वाली चाय बनाता। दोपहर में वो घास काटता, मिट्टी खोदता और आंगन में सब्जियां उगाता। मुर्गी के दड़बे की छत बदल दी गई, एक नया दरवाजा लगाया गया और बारिश के पानी का टैंक साफ कर दिया गया। पड़ोस के लोग जो गुजरते थे, उनका नजरिया भी बदलने लगा। वो लड़का काफी मेहनती लगता है। राजू ने कभी दादी के जीवन के बारे में नहीं पूछा और न ही दादी ने उसके अतीत के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। वे एक दूसरे के साथ इतने सहज रूप से रहते थे जैसे वे पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हों। एक दिन शांति देवी बरामदे में जड़ी बूटियों सुखा रही थीं। राजू पास से गुजरा और धीरे से पूछा, दादी, आपके पास कोई रिश्तेदार क्यों नहीं रहता?
उन्होंने बस रूखा सा जवाब दिया, सब मर गए, मैं अभी नहीं मरी हूं। गर्मी की एक दोपहर, सूरज आग उगल रहा था। राजू बगीचे से पसीने में लथपथ होकर लौटा। शांति देवी घर के अंदर बैठी ताड़ के पत्ते का पंखा झल रही थीं। उनकी आंखें खिड़की की दरार से उसे देख रही थीं। वह 20 साल का नौजवान, दुबला लेकिन मजबूत शरीर, सीधी नाक और हमेशा कोमल और विनम्र आंखें कभी कभी बुढ़िया के दिल की धड़कन को तेज कर देती थीं। वो एहसास, सीने में वो हलचल, कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने दशकों पहले दफन कर दिया था, जब उनके पति युद्ध के मैदान में शहीद हो गए थे और एक भी बच्चा पीछे नहीं छोड़ गए थे। एक बार वो जड़ी बूटियां सुखा रही थीं। अचानक तेज हवा के झोंके से उनके बाल बिखर गए। राजू दौड़ कर आया, अपने हाथों से उनके बालों को सहलाया और मुस्कुराया। आपके बाल बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल बादलों जैसे। कई सालों बाद पहली बार वो शर्मा गईं। उस रात वो बरामदे में अकेली बहुत देर तक बैठी रहीं। उन्होंने आसमान की ओर देखा। उनका सीना अनजानी हलचलों से भरा था। उन्होंने खुद से पूछा कि वो क्या सोच रही हैं। क्या ये यादें थीं या एक नया स्पंदन? दिन बीतते गए। राजू उन्हें और भी प्यारे शब्द अम्मा से बुलाने लगा। खून का रिश्ता न होने के बावजूद राजू की देखभाल ने उन्हें फिर से एक परिवार होने का एहसास कराया। खाने की मेज पर हंसी मजाक होता, कोई उन्हें दवा लेने का समय याद दिलाता, कोई चुपके से उनके लिए अदरक की कैंडी मेज पर रख जाता। पड़ोस के लोग कानाफूसी करते। उसका कोई मतलब है। कोई जवान लड़का बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा नहीं करता। लेकिन शांति देवी ने परवाह नहीं की और राजू जाने के बजाय और भी ज्यादा जुड़ गया। एक दिन उनकी पीठ में इतना दर्द हुआ कि वो उठ नहीं पा रही थीं। राजू ने उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर पिछवाड़े में बारिश के पानी से नहलाया। वो कांप रही थीं। उनके हाथ लड़के के कंधों पर थे, आंखें बंद थीं और दिल एक जवान लड़की की तरह धड़क रहा था। उस दिन के बाद चीजें दादी पोते के रिश्ते के दायरे में नहीं रहीं। वे क्या थे, वे खुद भी नहीं जानते थे। लेकिन जब वो राजू को देखती थीं, तो उनकी आंखों में कुछ और होता था। और जिस तरह राजू हर शाम उनके पास बैठता था, वो भी अब सिर्फ सामान्य नहीं था। गांव के उस छोटे से शांत घर में कुछ अस्पष्ट, चुपचाप और दर्दनाक रूप से बढ़ रहा था। लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे नाम देने की हिम्मत नहीं की। किसी ने भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की, या शायद वे अपनी असली भावनाओं से बचने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भारी बारिश हो रही थी। बिजली ऐसी कड़क रही थी मानो रात के आसमान को चीर देगी। हवा बांस के झुरमुटों से होकर गुजर रही थी, जिससे लकड़ी के दरवाजे चरमरा रहे थे। पुराने घर की खपरेल की छत, जिसे राजू ने आधा ही बदला था, से पानी टपकने लगा। वो बाल्टी और बर्तन लाने के लिए दौड़ा, उन्हें सीमेंट के फर्श पर फैलते पानी के नीचे रखने लगा। बिजली टिमटिमा रही थी। शांति देवी बिस्तर के कोने में सिकुड़ी बैठी थीं। उनके कंधे ठंडी हवा से कांप रहे थे। दादी, ठंड लग रही है, मैं चूल्हा चला देता हूं, राजू ने कहा। लेकिन उन्होंने सिर हिला दिया। उनकी आंखें हवा से हिलते पर्दे पर टिकी थीं। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई। खिड़की हवा से खुल गई और पानी की बौछार अंदर आ गई। राजू उसे बंद करने के लिए दौड़ा तो चौंक गया। खिड़की का कब्जा टूट गया और उसके कंधे पर गिर गई। खून बहने लगा। उसने दर्द से दांत भींच लिए, लेकिन फिर भी खिड़की को पकड़कर रखने की कोशिश की। ये देखकर शांति देवी कांपते हुए तख्त से उतरीं और राजू के खून बहते हाथ को पकड़ लिया। बैठ जाओ, मैं दवा लाती हूं, उन्होंने दृढ़ता से कहा। उनकी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। राजू बैठ गया। मिट्टी के तेल के दिए की टिमटिमाती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सामिली त्वचा, ऊंचे गाल, सीधी नाक और बारिश से भीगी आंखें जो अभी भी आग की तरह चमक रही थीं। उन्होंने एक कपड़े से खून पोंछा और फिर अपनी उंगली से औषधीय शराब लेकर उसके कंधे पर मला। उस पल उम्र का फासला जैसे सिकुड़ गया। एक झुर्रीदार कांपता हुआ हाथ, एक युवा, मजबूत, गर्म कंधा, खामोश माहौल, केवल भारी रुक रुक कर आती सांसों की आवाज।
राजू ने उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो साफ देख सकता था कि उनका हाथ कांप रहा था, बुढ़ापे की कमजोरी से नहीं बल्कि किसी और वजह से। और फिर वो हाथ उसकी हंसली पर रुक गया, झिझकते हुए, जैसे वो उसे वापस खींचना चाहती हो लेकिन खींच न पा रही हो। मैं खुद कर लूंगा, राजू ने धीरे से कहा, लेकिन हिला नहीं। शांति देवी ने घबराकर अपना हाथ वापस खींच लिया। दोनों चुप हो गए। बाहर बारिश अभी भी मूसलाधार हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब राजू ने सूखे कपड़े पहन लिए, शांति देवी बांस की कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें दिए की लौ पर टिकी थीं। वो कुछ नहीं बोलीं। राजू भी हमेशा की तरह अपने कमरे में नहीं गया। वो जमीन पर बैठ गया, दीवार से पीठ टिकाकर, सिर झुकाए, आंखें अध खुली। दोनों के बीच एक परेशान करने वाली खामोशी थी। हवा फिर से चली, घर हिल गया। शांति देवी उठीं। उनके कांपते हाथों में एक कंबल था। उन्होंने उसे राजू पर डाल दिया, लेकिन जैसे ही वो झुकीं, राजू ने अचानक आंखें खोल दीं। उसकी नजर सीधे उनकी आंखों से मिली, गहरी, धुंधली, लेकिन उसमें एक ऐसी चमक थी जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दफन कर दिया था। एक नजर जो समय को रोक देने वाली थी। शांति देवी स्तब्ध खड़ी रह गईं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। यह साफ नहीं था कि हवा के कारण या उस नजर के कारण। वो मुड़ी और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चली गईं। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन उनका दिल पहले की तरह शांत नहीं था। उस रात वो सो नहीं सकीं। उनके दिमाग में बार बार उन आंखों की छवि आ रही थी। एक नौजवान की आंखें, जिसमें एक ऐसा भाव था जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था। राजू भी नहीं सोया। वो चुपचाप बैठा रहा। उसकी नजर उनके कमरे के दरवाजे की ओर थी। उसके अंदर कुछ बढ़ रहा था। कृतज्ञता की सीमा से परे वो अब उन्हें दादी नहीं कहता था, कम से कम अपने दिल में। कुछ धीरे धीरे चुपचाप अंकुरित हो रहा था, लेकिन उसे अब रोका नहीं जा सकता था। उस भारी बारिश वाली रात के बाद शांति देवी और राजू के बीच जैसे एक अदृश्य पर्दा तन गया था। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन दोनों को महसूस हो रहा था कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा। भोजन के समय खामोशी बढ़ गई थी। नजरें एक दूसरे से ज्यादा कतराने लगी थीं और दीवारों के दोनों ओर जागकर बिताई गई रातें भी बढ़ गई थीं। शांति देवी राजू की हर छोटी हरकत पर ध्यान देने लगी थीं। आंगन में उसके कदमों की आहट, सुबह उसके झाड़ू लगाने की आवाज, नहाते समय पानी निकालने की आवाज, सब कुछ अचानक इतना करीब लगने लगा था और उनके दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा कर रहा था। ये दिल का दर्द नहीं था, बल्कि एक भावना थी। वो भावना जो आधी सदी से भी पहले उनके दिल में मर चुकी थी। एक दोपहर जब राजू पिछवाड़े में बांस की टोकरी बुन रहा था, शांति देवी एक कप हरी चाय लेकर आईं। महीनों साथ रहने के बाद पहली बार उन्होंने धीरे से पूछा, राजू, बचपन में क्या किसी ने तुम्हें किसी को गले लगाना सिखाया है? राजू चौंक कर ऊपर देखने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि वो मजाक कर रही हैं या गंभीर हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था। वो बस मुस्कुरा दिया। मेरी एक प्रेमिका थी, लेकिन मैंने कभी किसी को गले नहीं लगाया। मैं हमेशा काम में लगा रहता था। उन्होंने सिर हिलाया। बातचीत वहीं खत्म हो गई, लेकिन दोनों के दिलों में जैसे एक दरवाजा थोड़ा सा खुल गया था। उस रात फिर से बारिश होने लगी। इस बार पिछली बार की तरह गरज के साथ नहीं, बल्कि लगातार और रिमझिम। बारिश छत की दरारों से रिसकर घर के फर्श पर गिर रही थी, जिससे दिल की धड़कन की तरह एक नियमित टप टप की आवाज आ रही थी। शांति देवी तख्त पर लेटी हुई थीं, सो नहीं पा रही थीं। बरामदे में राजू अभी भी जाग रहा था। बांस की कुर्सी पर सिकुड़ा बैठा था, सिर पुराने बैग पर टिकाए। हवा के झोंके उसके कंधों को कंपा रहे थे। उन्होंने दरवाजे की दरार से देखा। उस दुबले पतले साये को देखकर उन्होंने अनजाने में धीरे से पुकारा, राजू। वह चौंक गया। जी, ठंड लग रही है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। इधर आ जाओ, अंदर लेट जाओ। घर में 2 बिस्तर हैं, मैं किसी की सांसें नहीं चुरा रही। राजू कुछ सेकंड झिझका, फिर उठ खड़ा हुआ। वह उनके कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदम इतने हल्के थे जैसे वो उन्हें चौंकाने से डर रहा हो।
उन्होंने दीवार के पास एक छोटे से तख्त की ओर इशारा किया, जहां वो सूखी चीजें रखती थीं। चटाई बिछाकर वहीं सो जाओ, बस जोर से खर्राटे मत लेना। उन्होंने मजाक किया, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। छोटे से कमरे में अब 2 लोग थे, एक बूढ़ा और एक जवान। उनकी सांसें बारिश की बूंदों की आवाज में घुल मिल गईं। राजू दीवार की ओर मुंह करके लेट गया। वो आंखें फाड़े लेटी रहीं। आधी रात को एक हल्की सी आहट हुई। उन्होंने मुड़कर देखा तो राजू सिकुड़ा हुआ कांप रहा था। ठंड लग रही है? जी। शायद हवा लग रही है, राजू ने जवाब दिया। वो कुछ सेकंड झिझकीं, फिर धीरे से अपना कंबल खींचकर राजू पर डाल दिया। एक साथ ओढ़ लो, गरम रहेगा, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आंखें अभी भी छत की ओर थीं। कमरा अभी भी खामोश था, लेकिन एक हाथ की दूरी पर 2 पीठों के बीच गर्मी धीरे धीरे फैलने लगी। थोड़ी देर बाद राजू उनकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा बहुत करीब था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी, बल्कि कोमलता थी, बहुत कोमलता। दादी, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? वो धीरे से हंसी। उनकी आवाज में उदासी थी। पति युद्ध में शहीद हो गए, पुराना वचन अभी तक टूटा नहीं। तो क्या अब आप उस वचन को तोड़ सकती हैं? ये सवाल रात की खामोशी को चीर गया। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके झुर्रीदार हाथ ने धीरे से राजू की कलाई को छू लिया। 70 से अधिक वर्षों में पहली बार वह एक आदमी के हाथ से कांप उठी। उस रात बारिश जैसे जानबूझकर अंतहीन रूप से बरसती रही। बाहर मेंढकों की टर टर की आवाज गूंज रही थी, जो टपकती छत से ठंडे सीमेंट के फर्श पर गिरती पानी की बूंदों की आवाज में मिल रही थी। कमरा अंधेरा था। केवल मिट्टी के तेल के दिए की टिमटिमाती लौ हवा के झोंकों के साथ हिल रही थी। राजू चुपचाप लेटा था, लेकिन उसकी सांसें अनियमित होने लगी थीं। उसके बगल में शांति देवी भी करवटें बदल रही थीं। उनकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। उनकी त्वचा के नीचे की हर नस कांप रही थी। वो अपने दिल की धड़कन को साफ महसूस कर सकती थीं। तेज, अस्त व्यस्त, एक ऐसी भावना जिसे वो अपनी जवानी के दिनों से भूल चुकी थीं। दोनों शरीरों के बीच की दूरी बस बिस्तर के बीच में रखा एक पुराना तकिया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये उन दोनों के दिलों में उठ रहे तूफान को रोकने के लिए काफी नहीं था। राजू, उन्होंने धीरे से पुकारा। आवाज इतनी धीमी थी कि उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वो सच में बोलना चाहती थीं। जी। राजू ने भी उतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? उन्होंने पूछा। उनकी आंखें अभी भी जर्जर छत पर टिकी थीं। राजू थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मुझे एक लड़की पसंद थी, लेकिन उसने गरीब कहकर मुझे छोड़ दिया। और अब? वो मुड़ी। उनकी आंखें अंधेरे में राजू की आंखों से मिलीं। राजू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजर अजीब तरह से कोमल थी, जैसे वो एक औरत को देख रहा हो, न कि लगभग 100 साल की बुढ़िया को। शांति देवी का सीना कस गया। अचानक उनकी आंखें जलने लगीं। एक आंसू लुढ़क गया। आत्मदया के कारण नहीं, बल्कि एक तड़प के कारण, छुए जाने की, किसी के द्वारा एक औरत के रूप में देखे जाने की, न कि एक बुरी परछाई के रूप में जो बस मरने का इंतजार कर रही हो। राजू, उन्होंने फुसफुसाया, अगर मैं कोई और होती, जवान होती, तो क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते थे? आपको जवान होने की जरूरत नहीं है, राजू ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज जैसे भर्रा गई। मैं पहले से ही प्यार करता हूं। इस वाक्य ने जैसे माहौल को रोक दिया। शांति देवी ने मुंह फेर लिया, लेकिन राजू करीब आ गया। उसने धीरे से उनका हाथ छुआ। वो हाथ जिसने अनगिनत बार दवा देकर लोगों की जान बचाई थी, जो पतला और कठोर हो गया था, लेकिन जब उसने उसे पकड़ा तो एक नई नवेली दुल्हन की तरह कांपने लगा। राजू, ये ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकती, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज टूट रही थी। मैं ज्यादा नहीं सोचता, मैं बस इतना जानता हूं कि इस समय मैं आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहता। एक हाथ ने कसकर पकड़ लिया। एक सांस करीब आ गई और फिर आधी नींद और आधे सपने की स्थिति में
बारिश की रात की ठंडक और एक लगभग बुझ चुके दिल की धीमी गर्मी में जीवन के दो छोर पर खड़े दो लोग पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए। कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, बस दो शरीर जो कभी एक दूसरे से मिलते नहीं दिखते थे, आज एक दूसरे की बाहों में एक अस्थायी ठिकाना पा गए। उस रात कोई नहीं सोया और जब सुबह की पहली किरण बांस की दीवार से छनकर आई, शांति देवी खामोशी में आंखें खोलीं। उनका हाथ अभी भी राजू के हाथ में था। उनकी आंखों में आंसू थे, पछतावा के नहीं, बल्कि क्योंकि वो जानती थीं उस क्षण से वे दोनों एक ऐसी सीमा पार कर चुके थे जहां से वापसी संभव नहीं थी। दिन की पहली किरणें छत की दरारों से तिरछी होकर अभी तक सूखे न हुए बारिश के पानी से भीगे सीमेंट के फर्श पर पड़ रही थीं। सूर्यपुर में ये किसी भी अन्य सुबह की तरह ही थी। मुर्गे की बांग, पड़ोसन की टोकरियों की खड़खड़ाहट और गांव के लाउडस्पीकर से बजती परिचित धुन। लेकिन उस छोटे से घर में कुछ बदल गया था, हमेशा के लिए। शांति देवी चूल्हे के पास बैठी थीं, उनकी आंखें खाली थीं, हाथ में फूस का गट्ठर था, लेकिन जैसे कोई एहसास नहीं था। राजू चुपचाप आंगन में झाड़ू लगा रहा था, रोज की तरह गुनगुना नहीं रहा था। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे अपने दिल में कोई बड़ा राज छिपाए हों। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे नहीं जानते थे कि एक दूसरे का सामना कैसे करें। नाश्ता खामोशी में हुआ। शांति देवी ने राजू की ओर नहीं देखा और राजू बस सिर झुकाए खिचड़ी खाता रहा। जब उसने झिझकते हुए कहा, मैं बर्तन धो देता हूं, तो उन्होंने बस धीरे से सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। एक अदृश्य दूरी बन रही थी। भले ही पिछली रात वे इतने करीब थे कि अलग होना असंभव लग रहा था। शांति देवी अपने कमरे में चली गईं, दरवाजा बंद करके पुराने लकड़ी के तख्त पर बैठ गईं। उन्होंने अपना हाथ अपने सीने पर रखा, जहां उनका बूढ़ा दिल बेतहाशा धड़क रहा था, रोमांच से नहीं बल्कि डर से। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सीधे साधे तरीके से जी, खुद को एक टिमटिमाते दिए की तरह बचाए रखा। बस चुपचाप साल गुजारती रहीं। लेकिन अब वो खुद ही थीं जिन्होंने मर्यादा की आखिरी रेखा पार की थी। अगर लोगों को पता चल गया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी? ये सवाल उनके दिमाग में एक चाबुक की तरह गूंज रहा था। किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया था, किसी ने उन्हें बहकाया नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो उनके दिल की गहराई से हुआ था। वो अकेलापन जो 60 से अधिक वर्षों तक बिना किसी के साथ रहे उनकी हड्डियों में समा गया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गईं। दादी, क्या आपके पास कमर दर्द की दवा है? ये पड़ोसन कमला की आवाज थी। हाँ, 1 मिनट रुको, शांति देवी ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। उनके कांपते हाथ दवा की अलमारी खोल रहे थे, लेकिन कमला की आंखें, जो गांव की सबसे बड़ी गपशप करने वाली औरत थी, ने उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। ये रोज की तरह एक सामान्य नजर नहीं थी, बल्कि एक शक भरी, भेदने वाली नजर थी। आजकल राजू बहुत जुड़ा हुआ लगता है ना? कमला ने आधा मुस्कुराते हुए कहा। आपका पोता आपको इतना प्यार करता है, ये बहुत दुर्लभ है। शांति देवी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी पीठ ठंडी पड़ गई थी। उस दोपहर जब वो कुएं से पानी भरने गईं, तो उन्होंने पास से गुजर रही 2 महिलाओं की फुसफुसाहट सुनी। वो बुढ़िया दिखने में सीधी है, पर है बहुत तेज। देखना, कहीं सच में गर्भवती न हो जाए। लड़का तो भोला है, पर बुढ़िया होकर ऐसे खेल खेलना, शर्म नहीं आती? हर शब्द चाकू की तरह उनके दिल में चुभ रहा था। शांति देवी पानी के मटके के पास चुपचाप खड़ी रह गईं। गर्मी न होने के बावजूद उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने हाथ धोने के लिए नीचे झुका, लेकिन असल में वो शर्म और घबराहट से लाल हुए अपने चेहरे को छिपाना चाहती थीं। उस रात राजू के आने के बाद पहली बार उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राजू बाहर खड़ा था, हाथ में गर्म अदरक की चाय का गिलास लिए, हमेशा की तरह अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। वो मुड़कर बरामदे में चला गया, एक परछाई की तरह चुपचाप बैठ गया। चांद निकल आया। हवा खपरेल की छतों से गुजर रही थी। दोनों जानते थे कि एक दरवाजा बंद हो गया है, लकड़ी की कुंडी से नहीं बल्कि उनके दिलों में।
लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ। शांति देवी ने अभी अभी पाया कि मासिक धर्म, जो उन्हें लगभग 40 साल पहले छोड़ चुका था, अचानक एक अजीब रूप में लौट आया था। उस फेटफुल बारिश की रात के एक हफ्ते बाद शांति देवी को अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। पहले पेट के निचले हिस्से में हल्का लेकिन लगातार दर्द, फिर थकान, भूख न लगना और लगातार नींद न आना। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ बुढ़ापे के लक्षण हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने अंडरवियर में असामान्य खून का धब्बा देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। मासिक धर्म, ये असंभव था। उनका रजोनिवृत्ति 50 की उम्र में हो गया था, अब वो 95 की थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने राजू को बताने की हिम्मत नहीं की। कई दिनों तक वो चुपचाप सहती रहीं। उनका दिमाग भयानक विचारों से घूम रहा था। क्या ये गर्भाशय में गांठ है, या कैंसर, या ये कर्मों का फल है? अंत में एक सुबह जब राजू बगीचे में था, उन्होंने अपने पुराने कपड़ों का एक बंडल बनाया। चुपके से चावल के मटके से 500 रुपए निकाले जो उन्होंने बचाए थे, और खुद बस पकड़कर देवगढ़ के सरकारी अस्पताल चली गईं। वो प्रतीक्षालय की बेंच पर सिकुड़ी बैठी थीं। उनके चारों ओर मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं थीं जो प्रसूति विभाग में अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। वे उन्हें देख रही थीं। कोई भौहें सिकोड़ रहा था, कोई फुसफुसाकर हंस रहा था। ये बुढ़िया गलत कमरे में आ गई है शायद। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा। वो बस एक बार सब कुछ साफ साफ जानना चाहती थीं। प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर वर्मा नाम के एक युवा डॉक्टर ने उनसे कई बार घबराकर पूछा, आपकी उम्र कितनी है? 95। आप सच कह रही हैं? मेरा पहचान पत्र देख लीजिए। डॉक्टर चौंक गया और अपने सहयोगियों से सलाह मशविरा करने लगा। वे उन्हें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और खून की जांच के लिए ले गए। सारी प्रक्रिया खामोशी में हुई, लेकिन मेडिकल स्टाफ की आंखों में घबराहट और उलझन साफ झलक रही थी। 2 घंटे बाद उन्हें एक निजी कमरे में बुलाया गया। डॉक्टर वर्मा ने मेज पर एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रखी। शांति देवी, आपके गर्भाशय में एक अजीब संरचना है जो भ्रूण की थैली जैसी दिखती है। हम अभी कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन गर्भावस्था की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शांति देवी स्तब्ध रह गईं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि उन्हें कुर्सी का सहारा लेना पड़ा। डॉक्टर, मेरे साथ मजाक मत कीजिए। गर्भवती मैं कब्र में पैर लटकाए बैठी हूं। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड की वास्तविक छवि है। निश्चित होने के लिए आपको हार्मोनल टेस्ट और MRI के लिए जिला अस्पताल जाना होगा। उन्होंने एक और शब्द नहीं कहा। वो कमरे से बाहर निकली। हाथ में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लिए उनका दिल जैसे फट जाएगा। वो एक सपने में चलती हुई बस स्टॉप पर गईं, ये ध्यान दिए बिना कि पीछे एक नर्स ने चुपके से परिणाम की स्क्रीनशॉट ले ली थी और उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था। 95 साल की बुढ़िया गर्भवती है, विश्वास नहीं होता। सिर्फ 3 घंटे के भीतर पूरा सूर्यपुर गांव हिल गया। अफवाह वायरस की तरह फैल गई। बाजार की चाय की दुकान से लेकर महिला मंडल तक, उत्तर प्रदेश के लोग फेसबुक ग्रुप से लेकर लाइव स्ट्रीम करने वाले व्यापारियों तक, हर कोई कानाफूसी कर रहा था। सुना है शांति देवी राजू से गर्भवती है, 95 साल की उम्र में भी। ताने, मजाक और व्यंग्य भरे शब्द उनके घर के दरवाजे पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। बच्चे गली में इकट्ठा होकर चिल्ला रहे थे, देखो शांति देवी गर्भवती है। बड़े लोग वीडियो बना रहे थे, गेट पर फोन टिकाकर चिल्ला रहे थे, बाहर आओ और समझाओ। राजू को अभी तक कुछ पता नहीं था। बगीचे से लौटकर वो ये देखकर घबरा गया कि शांति देवी बरामदे के बीच में जमीन पर बैठी हैं, सिर पकड़े हुए, आंखें शून्य में देख रही हैं, और बगल में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुचली हुई पड़ी है। दादी, आपको क्या हुआ? राजू घबरा गया। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस एक टूटी हुई आवाज में कहा, सब खत्म हो गया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस कलंक को नहीं धो पाऊंगी। शांति देवी के एक जवान लड़के से गर्भवती होने की अफवाह इतनी तेजी से फैली कि सिर्फ एक रात में अल्ट्रासाउंड के परिणाम का स्क्रीनशॉट स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुप्स में टॉप ट्रेंडिंग बन गया। हर जगह सफेद बालों वाली,
झुकी हुई कमर वाली बुढ़िया की सड़क किनारे की तस्वीर और साथ में व्यंग्यात्मक कैप्शन दिख रहे थे। भारत की सबसे उम्रदराज गर्भवती महिला 95 साल की दादी का हमेशा जवान रहने का राज ये है। उत्तर प्रदेश हमें कभी निराश नहीं करता। राजू घर के गेट के सामने बैठा था, हाथ आपस में गुंथे हुए। आंखें लाल थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो बस इतना जानता था कि सुबह से दर्जनों अजनबी लोग आकर उसे घूर रहे थे, फिल्म बना रहे थे। कुछ तो दीवार पर चढ़कर घर के अंदर बीमार पड़ी शांति देवी की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। हर बार जब कोई पूछता, क्या तुम ही बच्चे के बाप हो, तो वो चुप रहता, डर से नहीं बल्कि इसलिए कि वो नहीं जानता था कि क्या कहे। कोई विश्वास नहीं करेगा कि उसके जैसा कोई लड़का लगभग 100 साल की बुढ़िया से प्यार कर सकता है। लेकिन सच ये था कि वो उनसे प्यार करता था, बहुत सच्चा, दया नहीं, पैसे के लिए नहीं। उस दोपहर एक टैक्सी गेट के सामने रुकी। एक शर्ट पहने, हाथ में सूटकेस लिए एक आदमी उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो राकेश था, शांति देवी का इकलौता पोता, दिल्ली में एक हाई स्कूल का गणित शिक्षक। उसने एक सहकर्मी से खबर सुनी थी जिसने फेसबुक पर वायरल तस्वीर देख ली थी और वो तुरंत छुट्टी लेकर गांव भागा आया था। राकेश ने दरवाजा धकेला और घर में दाखिल हुआ। ऊंची आवाज में बोला, दादी आप कहां हैं? क्या ये सच है कि आप गर्भ की जांच के लिए अस्पताल गई थीं? शांति देवी दीवार के सहारे बैठी थीं। उनका चेहरा पीला था, हाथ में पसीना पहुंचने के लिए एक रुमाल था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हे भगवान, आप क्या सोच रही थी? आप कब्र में पैर लटकाए बैठी हैं और लोगों को पूरे खानदान पर हंसने का मौका दे रही हैं। राकेश लगभग चिल्लाया। राजू आंगन से अंदर आया, दोनों के बीच खड़ा हो गया। राकेश भैया, कृपया धीरे बोलिए, दादी बीमार हैं। चुप रहो, राकेश ने सीधे उंगली उठाई। तुम कौन होते हो? तुमने मेरी दादी को बहकाया है ना? तुम यहां मुफ्त में रहते हो और ये घिनौना काम करते हो। राजू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर उसने इस समय प्रतिक्रिया दी तो सब कुछ और खराब हो जाएगा। उसने धीरे से कहा, मैंने दादी को धोखा नहीं दिया है, मैंने एक पैसा नहीं लिया। मैं यहां इसलिए रुका क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं। राकेश व्यंग्यात्मक रूप से हंसा और तीखी आवाज में बोला, तुम्हें लगता है लोग विश्वास करेंगे? तुम्हें लगता है जनता तुम्हें छोड़ देगी? अब से ये घर कभी शांत नहीं रहेगा। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। हेलो, क्या ये पुलिस चौकी है? मैं शांति देवी का करीबी रिश्तेदार हूं। मैं अवैध निवास की जांच का अनुरोध करता हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति का संपत्ति हड़पने के लिए शोषण करने के संकेत हैं। मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं। शांति देवी चौंक कर खांसने लगीं। राजू उन्हें सहारा देने के लिए दौड़ा, लेकिन राकेश ने उसे धक्का दे दिया और चिल्लाया, दूर हटो, तुम्हें मेरी दादी को छूने का कोई अधिकार नहीं है। घर के अंदर का माहौल दम घुटने वाला था। बाहर आंगन में कुछ पड़ोस ने पहले से ही इकट्ठा की फोन निकालकर एक तमाशे की तरह रिकॉर्ड कर रही थीं। एक ने अंदर आवाज लगाई, राकेश सही कर रहा है। अगर अब उस दलाल को नहीं भगाया तो पूरे गांव की बदनामी होगी। शांति देवी ने राजू का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश की। उनकी कमजोर आवाज में कहा, मुझे किसी ने नहीं बहकाया, मैंने खुद फैसला किया। मैं लगभग 100 साल जी चुकी हूं। अब मैं अपनी भावनाओं के अनुसार जीना चाहती हूं, बस एक बार। क्या ये भी नहीं हो सकता? इस वाक्य ने सबको चुप करा दिया, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उस दोपहर सूर्यपुर पुलिस चौकी से पुलिस शांति देवी के घर आई। एक युवा अधिकारी अंदर आया और राजू को बुजुर्ग व्यक्ति के साथ असामान्य संबंधों को स्पष्ट करने के लिए चौकी पर आने का अनुरोध किया। राजू ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने बस शांति देवी की ओर देखा। उसकी आंखें हमेशा की तरह कोमल थीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा। पहली बार शांति देवी रो पड़ी। राजू सूर्यपुर पुलिस चौकी के छोटे से कार्यालय में चुपचाप बैठा था। उसके सामने इंस्पेक्टर सिंह नाम का एक युवा अधिकारी था, जिसकी आवाज नरम थी लेकिन जांच पड़ताल से भरी थी।
एक बयान दर्ज करने के लिए रजिस्टर पहले से ही खुला था। पहली पंक्ति के नीचे कलम से रेखांकित था, अवैध निवास के कृत्य को स्पष्ट करना, बुजुर्ग व्यक्ति को संपत्ति के लाभ के लिए बहकाने के संदेह में। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? राजू कुमार, जन्म 2005। सिंह ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में सहानुभूति छिपी नहीं थी। राजू, सच कहूं तो हम भी बहुत मुश्किल में हैं। लेकिन शांति देवी के रिश्तेदार की शिकायत बहुत स्पष्ट है। तुम्हारा यहां कोई स्थायी पता नहीं है, तुम एक ही घर में रहते हो, तुम्हारे संबंध असामान्य हैं और अब बुढ़िया गर्भवती है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजू ने सिर हिलाया। उसने कोई बहस नहीं की, कोई बचाव नहीं किया, बस धीरे से कहा, मैंने किसी का फायदा नहीं उठाया, मैं उनसे सच में प्यार करता हूं। तुम प्यार करते हो एक 95 साल की बुढ़िया से? ये सवाल खामोश माहौल में लटका रहा। सिंह ने राजू को ऐसे देखा जैसे वो किसी मानसिक रोगी के लक्षण ढूंढ रहा हो, लेकिन नौजवान का चेहरा शांत था, एक भी शिकन नहीं थी। इस बीच शांति देवी के घर पर गांव की पंचायत की एक टीम पहुंच चुकी थी। टीम का नेतृत्व गांव की महिला मंडल की उपाध्यक्ष कर रही थीं, जो शांति देवी के परदादा के परिवार की दूर की रिश्तेदार भी थीं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हमें लगता है कि शांति देवी अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पा रही हैं। मौजूदा स्थिति में उनकी और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवार को उन्हें मानसिक मूल्यांकन के लिए ले जाना चाहिए और अनिवार्य संरक्षकता लागू करनी चाहिए। राकेश, उनके पोते ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैंने आज दोपहर ही उन्हें ले जाने के लिए गाड़ी तैयार कर ली है, उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। गर्भ के बारे में बाद में सोचेंगे। शांति देवी चुप थीं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खाली थकी हुई नजर थी। वो घर जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, जो कभी शांत और पवित्र था, अब एक ऐसी जगह बन गया था जहां लोग उंगलियां उठा रहे थे, गालियां दे रहे थे और फैसला सुना रहे थे। गेट के बाहर कुछ नौजवानों का एक समूह इकट्ठा होकर फोन पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध गर्भवती बुढ़िया का घर है। आप लोगों को कैसा लगा? जोर से शेयर करें, थोड़ी देर में पुलिस भी उन्हें ले जाएगी। हर शेयर, हर द्वेषपूर्ण टिप्पणी बाढ़ की तरह आ रही थी। ये क्या अनाचार है, घिनौना। ये बुढ़िया जरूर पागल हो गई है, उस लड़के को जेल होनी चाहिए। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या शांति देवी दुखी हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या राजू को दर्द हो रहा है। वे बस सदमे में रुचि रखते थे, एक असामान्य कहानी पर हंसने की खुशी में। उस दोपहर राकेश शांति देवी को गाड़ी में ले गया। अंदर जाने से पहले उन्होंने एक आखिरी बार अपने घर की ओर मुड़कर देखा। परिचित रसोई, लौकी की बेल जिस पर फूल आ रहे थे, वो लकड़ी का तख्त जिस पर वो दशकों से सोती थीं, और वो बांस की कुर्सी जहां राजू अक्सर शाम को बैठता था। राजू कहीं नहीं दिखा। राजू कहाँ है? उन्होंने धीरे से पूछा। राकेश ने ठंडक से कहा, उसे जांच के लिए रोक लिया गया है, आप भूल गईं क्या? शांति देवी ने आंखें बंद कर लीं, उनके हाथ और कस गए। उनका बूढ़ा दिल जैसे एक और टुकड़ा टूट गया। जैसे ही गाड़ी गेट से मुड़ी, एक बच्चे ने चिल्लाया, देखो 95 साल की गर्भवती औरत इंसान से ज्यादा भूत लगती है। सब हंस पड़े। इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर शांति देवी के झुके हुए सिर और दबे होठों के साथ एक साइड एंगल से ली गई थी। पीछे पुलिस चौकी का लाल चिन्ह था। कैप्शन, कौन से जमाने में जी रहे हो, दादी पोते का प्यार। तस्वीर को सिर्फ 6 घंटे में 40,000 से ज्यादा शेयर मिले। अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए 3 दिन हिरासत में रखे जाने के बाद राजू को एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया कि वो स्वेच्छा से सूर्यपुर इलाका छोड़ रहा है और बिना किसी उचित कारण के वापस नहीं आएगा। यदि वो दोबारा उल्लंघन करता है तो उसे निवास और सुरक्षा व्यवस्था पर कानून के अनुसार निपटा जाएगा। सिंह नाम के युवा अधिकारी, जो राजू के प्रति एकमात्र दयालु व्यक्ति थे, ने उसके कान में धीरे से कहा, मुझे विश्वास है कि तुम बुरे नहीं हो, लेकिन ये गांव तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। तुम्हें कम से कम शांति देवी की रक्षा के लिए चले जाना चाहिए। राजू चुपचाप बैठा रहा, कांपते हाथों से कलम पकड़े।
हर हस्ताक्षर जैसे उसके दिल को चीर रहा था। उसे उनसे मिलने नहीं दिया गया, उसे समझाने का मौका नहीं मिला, विदाई का एक शब्द भी नहीं। उस सुबह राजू ने अकेले गांव छोड़ दिया, बिना किसी सामान के, बिना किसी मंजिल के। बस अपने साथ वो पुराना रूमाल ले गया जो शांति देवी ने उसे तब दिया था जब वो पहली बार यहाँ आकर बीमार पड़ा था। एक और जगह मानव सेवा वृद्धाश्रम में शांति देवी एक परछाई की तरह जी रही थीं। कमरा उनके घर से बड़ा था, साफ सुथरा था, लेकिन बेजान था। हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। कोई उन्हें मुंह तक खिचड़ी खिलाता था, एक नर्स हर घंटे दवा की जांच करती थी और एक छिपा हुआ कैमरा उनके दैनिक व्यवहार को रिकॉर्ड करता था। शांति देवी को मनोवैज्ञानिक समस्या है, उन्हें भावनात्मक भ्रम है, उन्हें फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, उन्हें अजनबियों से मिलने की अनुमति नहीं है। उनके पास जो कुछ बचा था वो थीं यादें। हर शाम राजू की हंसी की आवाज, पिछवाड़े में मुर्गे की बांग, और हर बार जब वो उन्हें दरवाजे की दहलीज पर चढ़ने में मदद करता था तो उस नौजवान की आंखें। ये चीजें यहां नहीं थीं, यहां केवल सफेद दीवारें, सफेद तकिए, सफेद दरवाजे थे और खामोशी। एक दोपहर इलाज करने वाले डॉक्टर आए जो जिला अस्पताल से प्रसूति विभाग के प्रमुख थे, जिन्हें मदद के लिए बुलाया गया था। हमारे पास हार्मोनल और बायोकेमिकल टेस्ट के परिणाम हैं, उन्होंने कहा, फाइल पलटते हुए। शांति देवी गर्भवती नहीं हैं। कमरा जैसे सांस लेना बंद कर दिया। अल्ट्रासाउंड में जो भ्रूण जैसी संरचना दिखी थी वो वास्तव में एक मोलर प्रेगनेंसी नामक दुर्लभ स्थिति है। ये एक प्रकार की सौम्य गांठ है जो भ्रूण की थैली की तरह फूल जाती है, लेकिन उसमें कोई भ्रूण नहीं होता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मानसिक बीमारी का संकेत नहीं है, ये एक वास्तविक जैविक प्रतिक्रिया है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से सचेत हैं और उनका ये मानना कि वो गर्भवती हैं किसी भ्रम के कारण नहीं था। शांति देवी ने उनकी ओर देखा, आंसू बह निकले, खुशी या दुख के नहीं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई आखिरकार सामने आ गई थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें उस गर्भ की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस राजू की जरूरत थी। प्रदेश के दूसरे छोर पर राजू ने एक अस्थायी किराए का कमरा लिया और एक मैकेनिक की दुकान में काम करने लगा। हर रात वो अपना फोन खोलता, फेसबुक स्क्रॉल करता, लेकिन उसे अपनी और दादी की मजाक उड़ाती क्लिप्स और विकृत तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। एक रात उसने एक टिप्पणी देखी, सुना है उस बुढ़िया को बंद कर दिया गया है, जवान लड़के के हाथ से मौका निकल गया। राजू उठ बैठा, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। नहीं, मैं अभी कहीं नहीं गया हूं, मैं वापस आऊंगा, मुझे दादी को वापस लाना है। कई दिनों के बाद पहली बार उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। सूर्यपुर में फिर से बारिश हो रही थी। गर्मियों की पहली बारिश ने धान के खेतों को महका दिया था जो पकने लगे थे। लेकिन गांव के किनारे जहां शांति देवी का घर कभी बांस के बगीचे के बीच स्थित था, कुछ अलग हो रहा था। राकेश, उनका पोता, आजकल अक्सर पंचायत कार्यालय में भूमि अधिकारियों से मिलने जाता था, ये कहते हुए कि वो शांति देवी द्वारा छोड़ी गई जमीन के कागजात को वैध बनाने के लिए बात कर रहा है। इस कारण से कि मेरी दादी का इलाज लंबा चल रहा है, वो सोचने समझने की क्षमता खो चुकी हैं। मैं एकमात्र संरक्षक हूँ, इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि संपत्ति का प्रबंधन ठीक से हो। हर कोई जानता था कि शांति देवी की जमीन उस रिंग रोड परियोजना के पास थी जो जल्द ही शुरू होने वाली थी। कुछ ही महीनों में इसकी कीमत 3 गुना हो गई थी। अगर वो उस जमीन को बेच देता है तो वो शिक्षक की नौकरी छोड़कर भी करोड़पति बन जाएगा। एक ग्रामीण ने फुसफुसाया। राकेश बहुत सभ्य होने का दिखावा करता, सफेद शर्ट पहनता, एक ब्रीफकेस लेकर अपनी एसएच मोटरसाइकिल चलाता और हमेशा कहता, मैं बस अपनी दादी का भला चाहता हूं, जमीन को बंजर छोड़ना पूर्वजों का अपमान है। लेकिन उसके पीछे वो चुपके से दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर को हस्तांतरण के कागजात दे रहा था, इस मौखिक समझौते के साथ कि नाम ट्रांसफर होते ही उसे पूरा पैसा मिल जाएगा। इस बीच राजू गांव लौट आया था, उतनी ही खामोशी से जैसे वो आया था। वो उस घर में वापस नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि वो जगह अब चींटियों का छत्ता बन चुकी थी।
उसने एक बूढ़े बड़ई राम भरोसे के घर शरण ली, जिसे वो पहले मजदूरी करते समय जानता था। उस रात राजू शांति देवी के घर के गेट के सामने गया। घर वीरान और ठंडा था। गेट पर एक नई मोटी लोहे की जंजीर से ताला लगा था। अंदर देखने पर जंगली घास ऊंची हो गई थी। खपरेल की छत सड़ गई थी। वो रसोई जहां दादी ने कभी उसके लिए अदरक की खिचड़ी पकाने के लिए आग जलाई थी, अब सिर्फ एक खाली खोल थी। उसने बाड़ को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें जल रही थीं। दादी, आप अभी जिंदा हैं और आपको अभी भी मेरी जरूरत है, उसने फुसफुसाया। अगली सुबह राजू बस पकड़कर वृद्धाश्रम गया। यह आसान नहीं था। वो कोई रिश्तेदार नहीं था। उसके पास कोई सिफारिशी पत्र नहीं था। गार्ड ने उसे गेट पर ही रोक दिया। उस बुढ़िया को बाहरी लोगों से मिलने की इजाजत नहीं है, गांव से निर्देश है। राजू एक पत्थर की बेंच पर पूरी सुबह इंतजार करता रहा। उसने डिलीवरी बॉय बनकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने एक पत्र भेजने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने ये कहकर लौटा दिया कि शांति देवी बाहर से कोई कागज नहीं लेती। निराश होकर वो जाने ही वाला था कि एक युवा नर्स चुपके से उसके पास आई और धीरे से पूछा, आप राजू हैं, है ना? राजू चौंक गया। आपको कैसे पता? लड़की ने चारों ओर देखा और फिर धीरे से कहा, दादी हर समय आपका नाम लेती रहती हैं। जब भी वो होश में होती हैं तो पूछती हैं, राजू कहाँ है? मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन ऊपर से किसी को मिलने देने की इजाजत नहीं है। सब कुछ उनके पोते के नियंत्रण में है। राजू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे उनसे मिलना है, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए। नर्स ने उसे थोड़ी देर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। आज रात 10 बजे मेरी ड्यूटी है। अगर कोई चूक हो जाती है तो मान लेना कि मुझे कुछ नहीं पता। उस रात राजू वृद्धाश्रम लौटा, एक जैकेट पहने हुए, और उस साइड गेट से अंदर घुस गया जिसे नर्स ने थोड़ा खुला छोड़ दिया था। वो खाली गलियारे से चुपचाप गुजरा, जहां केवल मशीनों की आवाज, छत के पंखे की आवाज और अल्कोहल की तीखी गंध थी। कमरा नंबर 203। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बिस्तर पर शांति देवी एक तरफ लेटी थी। उनकी आंखें सुस्त थीं। लेकिन जब बाहर से रोशनी अंदर आई और राजू का साया दिखाई दिया तो वो जैसे जाग उठी। राजू, राजू तुम हो? उनकी आवाज भर्राई हुई थी। उनके कांपते हाथ आगे बढ़े। राजू दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। दोनों बिना आवाज के रो पड़े। मुझे माफ कर दो, मैं देर से आया। वे मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रही थी। मुझे विश्वास था कि तुम वापस आओगे। राजू ने उनका हाथ पकड़ा, अपनी जेब से एक फोटोकॉपी निकाली। जिला अस्पताल की जांच रिपोर्ट। आप गर्भवती नहीं थीं। ये एक बीमारी थी, लेकिन ये सच था। कोई मानसिक बीमारी नहीं, कोई भ्रम नहीं। उन्हें आपको बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। शांति देवी मुस्कुराई। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें उस घर को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। वो एकमात्र जगह है जहां मेरी यादें हैं। उनकी आंखों में एक स्पष्टता चमक उठी। राजू समझ गया, वो अभी भी सचेत थीं। उन्हें इसलिए बंद किया गया था क्योंकि लोग चाहते थे कि वो गायब हो जाएं। वृद्धाश्रम में शांति देवी से दोबारा मिलने के तुरंत बाद राजू एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने किराए के कमरे में लौटा। उसे दादी को उस जगह से बाहर निकालना है, उसे बेगुनाह साबित करना है और उस जमीन को बचाना है जिसे लोग हड़पने की साजिश कर रहे हैं। वो जानता था कि वो ये सब खाली हाथ, बिना कागजात, बिना शक्ति, बिना किसी रिश्तेदार के नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्चाई। और वो सच्चाई चाहे कितनी भी झूठ की परतों में दबी हो, एक दिन सामने आएगी। उसने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। पहला कदम, राजू ने गांव के प्रशासनिक प्रक्रियाओं के प्रभारी तहसीलदार बाबू से मुलाकात की। एक देर शाम वह उनके घर कुछ बियर के कैन और थोड़ा पका हुआ मांस लेकर गया। उसने कोई चापलूसी नहीं की, बस कहा, चाचा, मैं जानता हूं कि आप बुरे नहीं हैं, आप बस नियमों का पालन करते हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि शांति देवी की जमीन के हस्तांतरण को किसने बढ़ावा दिया। तहसीलदार बाबू ने राजू को थोड़ी देर देखा, एक गहरी सांस ली। मैं बस एक बार कहूंगा,
जब से शांति देवी वृद्धाश्रम में है, वो राकेश रोज पंचायत आता है। वो लोगों से पुराने जमीन के कागजात की जांच में तेजी लाने के लिए कहता है। वो साफ कहता है कि दादी बीमार होने का नाटक कर रही हैं, मानसिक रूप से अक्षम है और एक कानूनी उत्तराधिकारी की जरूरत है। क्या कोई दस्तावेज है जो ये पुष्टि करता है कि वो अक्षम है? राजू ने जोर देकर पूछा। अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं है, लेकिन पंचायत ने परिवार से संरक्षकता के अनुरोध को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया है और परिवार में केवल वही है। राजू ने सिर हिलाकर धन्यवाद दिया। उसके दिमाग में पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे। राकेश दादी के प्यार के लिए नहीं लौटा था, वो जमीन के लिए लौटा था। दूसरा कदम, राजू ने चुपके से उस नर्स से फिर संपर्क किया जिसने उसे वृद्धाश्रम में घुसने में मदद की थी। उसके माध्यम से उसे एक महत्वपूर्ण बात पता चली। शांति देवी की मेडिकल फाइल में मानसिक अक्षमता का कोई निष्कर्ष नहीं था। वो केवल अलगाव और जन कबाव के कारण हल्के अवसाद और कमजोरी से पीड़ित थीं, पूरी तरह से सचेत। राजू ने उसे उस फाइल के हिस्से की तस्वीर लेने के लिए कहा। भले ही ये सिर्फ एक तस्वीर थी, लेकिन ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि राकेश द्वारा पंचायत पर संरक्षकता को मान्यता देने के लिए प्रक्रिया के खिलाफ था। तीसरा कदम, राजू राम भरोसे के घर वापस गया। वो बूढ़ा बढ़ई जो बचपन में शांति देवी का सबसे अच्छा दोस्त था। जब उसने कहानी सुनी तो राम भरोसे गुस्से से कांपने लगा। मैं उस राकेश को बचपन से जानता हूं। वो एक दिन भी दादी की देखभाल करने नहीं आया। अब वो सिर्फ जमीन हड़पने के लिए आया है। राम भरोसे ने राजू को एक पुरानी तस्वीर दी। शांति देवी जवानी में उस घर के सामने खड़ी थीं। बगल में राकेश के दादाजी थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, ये पुरखों का घर है, इसे बेचा नहीं जा सकता। राजू को जैसे खजाना मिल गया हो। अगर वो ये साबित कर सकता कि ये एक पूजा स्थल था जिसकी एक वसीयत थी, तो राकेश को इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि राजू पर दबाव पड़ने लगा। उस रात जब वो अपने किराए के कमरे में लौटा तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है, कमरे में सामान बिखरा हुआ था, एक धमकी भरा नोट दीवार पर पिन किया हुआ था। यहां से दफा हो जाओ, बच नहीं पाओगे। साफ था कि कोई जानता था कि वो इस मामले की गहराई में जा रहा है, लेकिन राजू पीछे नहीं हटा। उसने सभी तस्वीरों, दस्तावेजों की फोटो खींची, एक याचिका लिखी और सीधे जिले में भेज दी। साथ में मेडिकल रिकॉर्ड की स्कैन कॉपी, वसीयत की तस्वीर और राम भरोसे के बयान की रिकॉर्डिंग भी थी। भेजने से पहले उसने शांति देवी की पुरानी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मुझे एक छत दी, उन्होंने लगभग 100 साल जिए और कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। अब लोग उन्हें पागल कह रहे हैं ताकि उनकी जमीन हड़प सकें, ताकि उनके अस्तित्व को मिटा सकें। लेकिन मैं, राजू कुमार, ऐसा नहीं होने दूंगा। पोस्ट तेजी से वायरल हो गई। इस बार ये मजाक नहीं था, बल्कि एक हलचल थी। अरे, सुना है शांति देवी पागल नहीं है। कैसा पोता है जो घर आते ही पुरखों का घर बेचने की बात कर रहा है? ये लड़का दिखने में भोला है पर बहुत वफादार है। अगली सुबह राजू को एक गुमनाम खाते से एक संदेश मिला। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, अपनी जान की परवाह करो। उसने बस जवाब दिया, मैं नहीं डरता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब सच्चाई सामने आएगी तो आप लोग डरेंगे। राजू द्वारा पूरे दस्तावेजों के साथ याचिका दायर करने के 3 दिन बाद देवगढ़ जिले के जन सुनवाई कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर सूर्यपुर गांव में शांति देवी की जबरन संरक्षकता और संपत्ति हस्तांतरण की साजिश से संबंधित शिकायत की जांच के लिए एक कार्यदल का गठन करने का निर्णय लिया। सोमवार की सुबह एक नीली बत्ती वाली गाड़ी पंचायत कार्यालय के सामने रुकी। खबर कुछ ही मिनटों में पूरे बाजार में फैल गई। जिले से लोग शांति देवी के मामले की जांच करने आए हैं। इस बार किसी का चेहरा जरूर बेनकाब होगा। गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पंचायत के अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए थे और राकेश सुबह से ही गायब था। किसी ने उसे पंचायत कार्यालय में नहीं देखा और न ही वो शांति देवी के घर लौटा। राजू दूर से खड़ा था, हाथ में मूल दस्तावेजों का एक बंडल लिए। उसकी आंखें कार्यदल के हर कदम पर थीं।
इतने दिनों के बाद पहली बार वो अब एक तिरस्कृत व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति था जिसके हाथ में सच्चाई थी। पंचायत के बैठक कक्ष में महिला मंडल की उपाध्यक्ष, जिसने कभी शांति देवी से मिलने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, जांच दल के सामने खड़ी थी। उसकी गर्दन के पीछे पसीना बह रहा था। हमने केवल शांति देवी के परिवार के अनुरोध पर काम किया। राकेश एकमात्र कानूनी रिश्तेदार है जिसके पास एक हलफनामा था कि बुढ़िया अपने व्यवहार पर नियंत्रण खो चुकी है। जांच दल के प्रमुख ने बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज कठोर थी। जिला सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार शांति देवी को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। न ही उन्होंने अपनी नागरिक क्षमता खोई है। आप उन्हें अलग थलग रखने और बाहरी लोगों से मिलने से मना करने के बारे में क्या सफाई देंगी? माहौल दम घुटने वाला हो गया। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, नजरें चुराने लगा। ठीक उसी समय राजू द्वारा एक महत्वपूर्ण सबूत मेज पर रखा गया। वो तस्वीर जिसमें शांति देवी की लिखावट थी, जिसमें साफ साफ वसीयत लिखी थी, ये पुरखों का घर है, इसे हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं है। साथ में राम भरोसे के बयान की रिकॉर्डिंग, एक जीवित गवाह और उनके परदादा के समय के पुराने दस्तावेजों की तस्वीरें थीं। मैं गवाह हूं, मैं शांति देवी से 5 साल बड़ा हूं। मैंने खुद राकेश के परदादा को उस घर में वेदी स्थापित करते देखा था, पहली पितृ पूजा से भी पहले। पूरा खानदान जानता था कि ये पूजा का घर है और इसे बेचा नहीं जा सकता। जिले के भूमि अधिकारी ने जमीन के नक्शे को देखा, पुष्टि की कि वो भूखंड वास्तव में आध्यात्मिक संरचना वाली आवासीय भूमि के रूप में वर्गीकृत था। इसका मतलब था कि इसे वंश की सहमति के बिना नहीं बेचा जा सकता था। इस प्रकार राकेश का अकेले इसे बेचने के लिए वैध बनाने का आवेदन कानून के खिलाफ था, एक अधिकारी ने कहा। उसी दोपहर कार्यदल ने पंचायत के रिकॉर्ड रूम में जमीन हस्तांतरण के सभी दस्तावेजों को सील कर दिया और साथ ही शांति देवी की जमीन से संबंधित सभी लेन देन को अस्थायी रूप से रोकने का अनुरोध करते हुए एक आधिकारिक पत्र भेजा। उसी शाम सूर्यपुर गांव के लोगों की एक बैठक हुई। जब से बुढ़िया गर्भवती है का कांड हुआ था, तब से पहली बार लोगों ने राजू के मुंह से पूरी सच्चाई सुनी। बैठक में ग्राम प्रधान, पार्टी सचिव और जिले के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जब राजू खड़ा हुआ तो उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। लोगों ने एक ऐसा वाक्य सुना जो बाद में भी दोहराया जाता रहा। मैं जमीन हड़पने नहीं आया, मैं हंगामा करने नहीं आया, मैं सिर्फ उस व्यक्ति का कर्ज चुकाने आया हूं जिसने मुझे भूख, ठंड और निराशा से बचाया था। पूरी सभा खामोश हो गई। एक बुढ़िया रो पड़ी। तो शांति देवी पागल नहीं थीं, वो बस बहुत लंबे समय से अकेली थीं। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, ये राजू वो खानदान के लोगों से भी ज्यादा वफादार है। अगली सुबह राकेश के भाग जाने की खबर फैल गई। किसी को वो नहीं मिला। उसका फोन बंद था, एक परिचित ने बताया। वो दिल्ली गया है। सुना है कि वो एक निजी नोटरी कार्यालय में कागजात को वैध बनाने की कोशिश कर रहा है। पंचायत को मजबूरन जिला पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ा। भूमि धोखाधड़ी से संबंधित व्यक्ति की तलाश का आदेश जारी किया गया। राजू शांति देवी के बगीचे के सामने खड़ा था। पहली बार मुस्कुराया। वो जानता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अंधेरे कोने में रोशनी आ गई थी। उसने आसमान की ओर देखा। दादी, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, हम जल्द ही घर आने वाले हैं। जिला जांच दल के आने के 1 हफ्ते बाद सूर्यपुर ग्राम पंचायत को जिला पुलिस से एक आदेश मिला, जिसमें राकेश को खोजने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया था, जो विरासत के दस्तावेजों में जालसाजी और संपत्ति हड़पने के इरादे से एक बुजुर्ग व्यक्ति का शोषण करने के कृत्य से सीधे तौर पर जोड़ा था। पूरा सूर्यपुर गांव कानाफूसी कर रहा था। क्या राकेश को भी एक दिन भगोड़ा घोषित किया जाएगा? ये कर्मों का फल है। अपनी दादी का अपमान किया, पुरखों का घर बेचने के लिए धोखा दिया, अब पकड़ा जाना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कभी शांति देवी का मजाक उड़ाती थीं, अब धीरे धीरे हटाई जा रही थीं। उनकी जगह सहानुभूति से भरे शेयर आ रहे थे। हर किसी को जीवन के अंत में एक समझने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है।
वो पागल नहीं थीं, उन्हें बस सही समय पर एक गले लगाने की जरूरत थी। उस सुबह जिले के अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिक संघ के प्रतिनिधियों और समाज कल्याण विभाग का एक प्रतिनिधि मंडल मानव सेवा वृद्धाश्रम में शांति देवी से मिलने आया। इस बार किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। कमरा नंबर 203 का दरवाजा खुला। शांति देवी रुमाल के टुकड़े तह कर रही थीं। उनकी आंखें अभी भी उदास थीं। जब उन्होंने राजू को प्रतिनिधि मंडल के साथ देखा तो वो कुछ सेकंड के लिए रुकीं और फिर मुस्कुराईं। मैं ये दिन देखने के लिए अभी भी जिंदा हूं, इतना ही काफी है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। जिला अधिकारी ने कहा, दादी, हम सरकार की ओर से हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं। आपको अपने घर लौटने का पूरा अधिकार है। वो जमीन अब किसी विवाद में नहीं है और राजू तुम्हारी देखभाल में मदद करने के लिए अस्थायी रूप से संरक्षक के रूप में नामित किया जा सकता है। राजू चौंक गया। मैं ये हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे जमीन नहीं चाहिए। शांति देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें चमक उठीं। तुम्हें जमीन की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत है कि तुम इसे संभालो ताकि हमारा घर एक घर बना रहे। सब चुप हो गए। उस सफेद कमरे के बीच में एक बूढ़े हाथ ने एक नौजवान के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। ये उस दिन की बैठक की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, एक और झटका लगा। उस दोपहर विभागाध्यक्ष ने राजू को अकेले अपने कमरे में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। हमने दादी की स्थिति की गहराई से जांच की है। गर्भाशय के पास एक ट्यूमर बढ़ रहा है और फैलने के संकेत हैं। हमें संदेह है कि ये घातक है। राजू सुन्न हो गया। घातक ट्यूमर मतलब कैंसर? डॉक्टर ने सिर हिलाया। उनकी उम्र में सर्जरी बहुत खतरनाक है, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ देने पर भी बस कुछ ही महीने बचेंगे। राजू कमरे से बाहर निकला। पूरी दुनिया जैसे उसके पैरों के नीचे ढह गई। उसने अभी तक दादी से कुछ नहीं कहा था। वो उन्हें पुराने घर में वापस नहीं ले जा पाया था। वो उनके साथ शांति से एक वक्त का खाना नहीं खा पाया था। सभी तूफानों के बाद उस रात वो उनके बिस्तर के पास बिना कुछ कहे बैठा रहा। बस चुपचाप अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। शांति देवी ने मुड़कर धीरे से पूछा, मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? राजू के आंसू निकल पड़े। गांव से निकाले जाने के बाद पहली बार वह एक बच्चे की तरह रोया। दादी, आपको कहीं जाना पड़ सकता है और मैंने अभी तक आपके लिए कुछ नहीं किया। शांति देवी मुस्कुराईं। तुमने कर दिया है, बस तुम्हारा मेरा हाथ पकड़ना ही काफी है। अगले दिन राजू जल्दी उठा और सड़क के किनारे से जंगली फूलों का एक गुच्छा खरीदने गया। वे फूल जो शांति देवी को सबसे ज्यादा पसंद थे, क्योंकि वे बहुत रेजिलिएंट थे। बिना किसी की देखभाल के भी खिलते रहते थे। वो उन्हें वृद्धाश्रम ले गया और मेज पर रख दिया। दादी, हम कल घर जाएंगे। उस सुबह महीनों के तूफान के बाद एक सफेद 7 सीटर गाड़ी शांति देवी और राजू को लेकर चुपचाप उस पुराने घर के गेट के सामने रुकी, जो कभी एक सनसनीखेज कांड का केंद्र था। लोहे का गेट खोला गया। कब्जे से जंग लगी आवाज आई, जैसे समय की एक लंबी सांस हो। जंगली घास ऊंची हो गई थी। सीमेंट का फर्श धब्बेदार था। वो लकड़ी का तख्त जिस पर दादी सोती थीं, अब दीमक खाया हुआ एक ढांचा मात्र था। लेकिन राजू को जर्जरता नहीं दिखी। उसे एक घर दिखा। उसने दादी को गाड़ी से उतारा और धीरे से उस बांस की कुर्सी पर बिठाया जिसे उसने पिछली रात ही ठीक किया था। उन्होंने चारों ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा था कि वो कभी वापस नहीं आ पाएंगी। राजू उनके बगल में बैठ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। अब से कोई आपको यहां से नहीं निकाल सकता। ये हमारा घर है, हमेशा आपका। अगले दिनों में छोटा सा गांव चुपचाप बदल गया। लोग मिलने आने लगे। अपने साथ थोड़ी सब्जियां, थोड़ा चावल, पौधे लेकर आते। राम भरोसे अपने पोतों को घास उखाड़ने और आंगन साफ करने में मदद करने के लिए ले आए। यहां तक कि जिन लोगों ने कभी दादी को गाली दी थी, वे भी ईमानदारी से माफी मांगने आए। दादी, हमें माफ कर दो। उस समय हम सब अंधे हो गए थे। किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। शांति देवी ने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, ये दुनिया का दस्तूर है। जब हम नहीं बोलते तो वे हमारे लिए बोलते हैं।
लेकिन अब मेरे पास मेरा बेटा है, मुझे डर नहीं लगता। राजू ने घर की मरम्मत शुरू कर दी। भले ही उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास जवानी की ताकत और दृढ़ता थी। खपरेल बदल दिए गए, दीवारों पर प्लास्टर किया गया, बगीचे की घास काटी गई। उसने पूर्वजों की वेदी को फिर से स्थापित किया, हर पुरानी चीज को पोंछा। एक सुगंधित अगरबत्ती जलाई और रो पड़ा, हे पूर्वजों, अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया दादी को थोड़ा और जीने दें ताकि मैं उनका कर्ज चुका सकूं। लेकिन तूफान कभी भी सच में शांत नहीं होता। उस रात जब राजू चूल्हा जलाने में व्यस्त था, एक मोटरसाइकिल गेट के सामने तेज आवाज करती हुई रुकी। पीछे बैठा व्यक्ति टोपी से अपना चेहरा ढके हुए था। एक परिचित अंदाज में अंदर आया। उसकी आंखें तेज थीं और आवाज ठंडी थी। बहुत दिन हो गए राजू। राजू चौंक गया। वो राकेश था। राकेश की आंखें धसी हुई थीं, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी नजर अभी भी हिसाब किताब वाली थी। वो ऐसे अंदर आया जैसे उसने कभी कोई अपराध न किया हो। नए मरम्मत किए गए घर को देखा और होंठ सिकोड़ कर बोला, बहुत जल्दी, कुछ ही हफ्तों में एक खंडहर से नया घर बन गया। बहुत खूब। राजू दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। तुम्हें यहां कदम रखने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी दादी अभी जिंदा हैं, मैं कानूनी रिश्तेदार हूं, राकेश चीखा, और तुम अभी भी एक किराएदार हो। ये वाक्य एक तमाचे की तरह था, लेकिन राजू ने जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, दादी ने सारी वसीयत रद्द कर दी है, जमीन का नाम नहीं बदला है। तुम अब कानूनी संरक्षक नहीं हो। राकेश व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। तुम्हें लगता है मैं चुप बैठूंगा? मैंने जो कुछ भी खोया है, मैं उसे वापस लूंगा। जमीन और वो इज्जत जो मेरी कभी थी। यह कहकर उसने जमीन पर कुछ फोटोकॉपी किए हुए दस्तावेज फेंक दिए। मेरे पास गवाह हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं तुम पर उल्टा मुकदमा करूंगा। एक बूढ़ी औरत को बहकाने, दादी को वसीयत रद्द करने के लिए उकसाने के लिए मैं एक बार फिर मीडिया को बुलाऊंगा, और इस बार तुम एक बेचारा लड़का नहीं रहोगे। राजू ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन फिर भी खुद को नियंत्रित किया। मुकदमा करना है तो करो, लेकिन दादी अब पहले की तरह कमजोर नहीं है, और मैं भी वो राजू नहीं हूं जो तुम्हारे अपमान पर सिर झुका लेता था। घर के अंदर शांति देवी चुपचाप सब सुन रही थीं। वो बाहर नहीं आईं। उन्होंने बस तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला, जिसके अंदर एक नया कागज था, एक आधिकारिक नोटरीकृत वसीयत, जो कार्यदल के आने से भी पहले बनाई गई थी, जिसमें जमीन का पूरा उपयोग का अधिकार राजू को एक वसीयत के उत्तराधिकारी के रूप में दिया गया था। मैं यह उसे छोड़ रही हूं जो मुझसे प्यार करना जानता है, न कि उसे जो मुझे अमीर बनने का एक बहाना बनाना चाहता है। जब राकेश गया तो तेज हवा चलने लगी। क्षितिज पर बिजली कड़क रही थी, जैसे एक और तूफान के आने का संकेत हो। राजू ने दादी को गले लगा लिया। उसकी आंखें खेतों की ओर थीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब किसी को इस घर को छूने नहीं दूंगा। शांति देवी ने सिर हिलाया। तूफान आएगा तो हम खंभे गाड़ देंगे, तेज हवा चलेगी तो हम छत को सहारा देंगे। तुम यहां हो, मुझे डर नहीं लगता। राकेश की अचानक वापसी के 2 हफ्ते बाद सूर्यपुर गांव में एक असामान्य सुबह आई। 3 अनजान नंबर प्लेट वाली गाड़ियां गांव के मुहाने पर रुकीं। अंदर से लगभग 10 लोगों का एक समूह उतरा। 3 लोग कैमरे लिए हुए थे। 2 के हाथ में एक बड़े सोशल मीडिया न्यूज चैनल के लोगो वाले माइक्रोफोन थे, और बाकी के लोग मीडिया क्रू लिखी टी-शर्ट पहने हुए थे और एक फ्लाई कैम लिए हुए थे। कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने शांति देवी के घर के गेट पर अपने कैमरे लगा लिए और एक सनसनीखेज शीर्षक के साथ सीधे लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। 95 वर्षीय बुढ़िया के गर्भवती होने के कांड के पीछे की सच्चाई, इसके पीछे कौन है? लोग देखने के लिए जमा हो गए। सबने सोचा कि ये कोई टीम है जो उन्हें बेगुनाह साबित करने आई है, लेकिन नहीं, हम एक स्वतंत्र टीम है जो उस मामले की फिर से जांच कर रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया था। हमें संदेह है कि ये जमीन हड़पने के लिए एक साजिश थी। हमारे सूत्रों का कहना है कि राजू, जिसे कभी सहानुभूति मिली थी, वास्तव में एक पेशेवर धोखेबाज है।
और शांति देवी पीड़ित है या इस साजिश की सूत्रधार? उन्होंने कहानी को एक द्वेषपूर्ण लहजे में फिर से सुनाया। सबूत के तौर पर एक कटी फटी ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें शांति देवी की आवाज बुदबुदा रही थी। मुझे अब कुछ नहीं पता, वे जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। क्लिप को जल्दी से एक साथ 3 प्लेटफॉर्मों पर लाइव स्ट्रीम किया गया। सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में दर्शकों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई। घर के अंदर शांति देवी ऑक्सीजन पर थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जब राजू ने फोन पर उनकी तस्वीर देखी, उनका चेहरा धुंधला किया हुआ। उनके शब्दों को काटा छांटा गया तो वो कांप गया। वे एक बार फिर दुनिया की बातों से उन्हें मार रहे थे। वो गेट की ओर दौड़ा, टीम को रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहा, लेकिन एक महिला रिपोर्टर ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, तुम्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक सार्वजनिक सड़क है। बुढ़िया एक विवादास्पद सामाजिक हस्ती है। जनता को जानने का अधिकार है। तुम लोग कहानी गढ़ रहे हो। वो बीमार हैं। व्यूज पाने के लिए किसी की जान से मत खेलो। एक कैमरामैन ने रूखेपन से जवाब दिया, बीमार हैं और भी अच्छा, ड्रामा और भी मसालेदार होगा। राजू ने हाथ बढ़ाकर कैमरा हटाने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी समय शांति देवी लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकली। उन्होंने सिर्फ एक पुराना नाइट गाउन पहना हुआ था। बाल बिखरे हुए थे, हाथ में अभी भी ड्रिप की सुई लगी हुई थी। भीड़ स्तब्ध रह गई। कैमरे तुरंत उन पर केंद्रित हो गए। दादी, क्या आप सच में एक जवान लड़के से प्यार करती हैं? क्या राजू ने आपको जमीन देने के लिए उकसाया? क्या आपने कभी कहा था कि उस छोटे लड़के ने आपको दशकों बाद फिर से खुश कर दिया? हर सवाल उनके गले में एक चाकू की तरह चुभ रहा था। उनकी सांसें फूल रही थीं, आंखें लाल थीं। मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं एक इंसान हूं। मुझे प्यार करने का, भावनाएं रखने का अधिकार है। अगर मेरी गलती ये है कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ महीने उस व्यक्ति के साथ बिताना चाहती हूं, तो ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूं। वो खड़ी नहीं रह सकीं और दहलीज पर ही गिर पड़ी। राजू दौड़कर उन्हें सहारा देने लगा और चिल्लाया, दादी और मत बोलिए, आप अंदर चलिए। कैमरे चलते रहे, फ्लाई कैम उड़ता रहा, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। बहुत अच्छी एक्टिंग। बुढ़ापे में भी लाइमलाइट की भूखी। वो लड़का जरूर कोई सहानुभूति बटोरने वाला वीडियो बना रहा है। पूरा सूर्यपुर गांव सन्न रह गया। कोई नहीं हंसा, किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। बस उस बच्चे की बाहों में पड़ी बुढ़िया की खरखराती सांसों की आवाज थी। वो बच्चा जिसे दुनिया ने कभी दलाल, परजीवी और पाखंडी कहा था। उस दोपहर शांति देवी गहरे कोमा में चली गई। डॉक्टर ने बताया कि स्थिति बिगड़ गई है। ट्यूमर लिम्फ नोड्स तक फैल गया है। शायद बस कुछ ही दिन बचे हैं। आंगन के एक कोने में राजू बरामदे में रखे एक फोल्डिंग बेड के पास चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक मूल दस्तावेज था, एक दान पत्र, जिसमें जमीन को बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक चैरिटी घर बनाने के लिए दान करने की बात थी, जिस पर शांति देवी ने पिछले हफ्ते ही हस्ताक्षर किए थे और जिसे अभी तक जमा नहीं किया गया था। दादी, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। राजू की आंखें दूर खेतों की ओर थीं। ढलते सूरज की किरणें उसके कंधे पर पड़ रही थीं। एक आंसू लुढ़क कर नीचे गिर गया। अगर कल आप नहीं उठी तो कम से कम मैं पूरी दुनिया को ये बताऊंगा कि आप जी थीं और खूबसूरती से जी थीं। शांति देवी के कोमा में जाने के 3 दिन बाद भी इंटरनेट पर हंगामा शांत नहीं हुआ। उनके गेट के सामने गिरने की दर्जनों क्लिप्स तेजी से वायरल हो गईं, लेकिन इस बार कमेंट्स धीरे धीरे बदल रहे थे। मुझे अब कुछ गलत लग रहा है। कोई ये क्यों नहीं पूछता कि इतनी उम्र में भी उस बुढ़िया को इस तरह क्यों सताया जा रहा है? अगर ये मेरी दादी होती तो मैं किसी को इस तरह वीडियो नहीं बनाने देता। लेकिन जैसे ही जनता की राय बदलने लगी, राकेश ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने राजू के खिलाफ जिले की निचली अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। कारण था एक बुजुर्ग व्यक्ति का संपत्ति हड़पने के लिए शोषण करना और सामुदायिक नेटवर्क से लाभ उठाने के लिए गर्भावस्था की कहानी गढ़ना।
एक टैबलॉइड अखबार ने तुरंत लाल रंग की सुर्खियों के साथ खबर छापी। 95 वर्षीय बुढ़िया के कांड में रिश्तेदार द्वारा उल्टे मुकदमे से नया मोड़। पूरा गांव फिर से कानाफूसी करने लगा। कुछ लोग जो कहानी नहीं जानते थे, कुछ जो अभी भी शक में थे। और तब राजू को पता चला कि अब उसे सब कुछ बताने का समय आ गया है, पूरी दुनिया के सामने, एक बार। उस दोपहर शांति देवी के घर के गेट के सामने एक लकड़ी का बोर्ड लगाया गया। कल सुबह 10 बजे मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा, भागूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। राजू कुमार। ये खबर किसी भी अखबार से ज्यादा तेजी से फैली। जिन यूट्यूब चैनलों ने कभी ब्रेकिंग न्यूज दी थी, वे वापस आ गए। गांव के लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। इस बार तमाशा देखने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई देखने के लिए। अगली सुबह 10 बजे एक पुराना लकड़ी का तख्त आंगन के बीच में रखा गया। पीछे चूने पुताई से उखड़ी दीवार थी, जिसके ऊपर शांति देवी की जवानी की एक श्वेत श्याम तस्वीर को बड़े आकार में प्रिंट करके एक साधारण लकड़ी के फ्रेम में लगाया गया था। मेज के सामने एक माइक्रोफोन था। राजू के पीछे एक बोर्ड था, जिस पर करीने से लिखा था, शांति देवी, 95 वर्ष, वो महिला जिसने अपनी भावनाओं के साथ सच जीने की हिम्मत की। राजू खड़ा हुआ। उसके सामने कैमरे के लेंस, माइक्रोफोन, रिकॉर्डर थे। वो अब नहीं डरता था। मेरा नाम राजू कुमार है। मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरे पास मेरे 2 हाथों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दादी हैं, जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे वो सब कुछ देकर पाला जो उनके पास था। वो पागल नहीं है। मैंने उनका फायदा नहीं उठाया। वो ही थीं जो मुझे घर लाईं, मुझे सोने की जगह, खाना और कई सालों तक एक परछाई की तरह जीने के बाद पहला प्यार दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि वो गर्भवती थीं। वो सिर्फ एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति के कारण गलतफहमी में थीं। लेकिन पूरा समाज उन पर टूट पड़ा, उन्हें कुचल दिया, उन्हें एक मजाक बना दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कब्र में पैर लटकाए होने की उम्र में प्यार करने की हिम्मत की। मैंने उनसे कभी एक पैसा नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने जमीन दान करने के लिए एक पत्र लिखा। मेरे लिए नहीं, बल्कि बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक ठिकाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर वो मर भी जाएं, तो वो मिट्टी बनना चाहेंगी, ताकि दूसरे उस पर बैठकर गर्मी महसूस कर सकें। वो थोड़ी देर रुका, उसकी आवाज भर्रा गई। मैं कोई हीरो नहीं हूं, लेकिन मैं एक गवाह हूं कि कैसे एक महिला को दुनिया की बातों से मार दिया गया। अगर आप मुझसे पूछें क्या मैंने कभी उन्हें गले लगाया, मैं कहूंगा हां, क्योंकि उस समय वो रो रही थीं। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैंने कभी उनसे प्यार किया, मैं कहूंगा हां, लेकिन उस तरह का प्यार नहीं जैसा आप सोचते हैं। ये एक ऐसे इंसान के लिए प्यार था जिसकी कोई उम्र नहीं होती, जिसका विश्लेषण खोखली नैतिकता से नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। अगर एक बूढ़े व्यक्ति से प्यार करना गलत है, तो इस पूरी मानवता ने कभी न कभी गलती की है, क्योंकि उसे कभी उसकी दादी ने प्यार किया था। पूरा आंगन खामोश हो गया। बस बांस के झुरमुटों से हवा के गुजरने की आवाज थी। स्क्रीन के दूसरी तरफ लाइव वीडियो ने 2 लाख से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित किया और घने कमेंट्स की धारा में पहली बार उसके पक्ष में शब्द आने लगे। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। राजू की आवाज कांप रही है, लेकिन हर शब्द मेरे दिल में चुभ रहा है। ये अब उम्र का नहीं, बल्कि इंसानियत का मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके राजू घर के अंदर गया। चुपचाप हांफती हुई शांति देवी का हाथ पकड़ लिया। उसने फुसफुसाया, मैंने कह दिया है, अब बस आप एक बार उठ जाइए। एक आंसू चुपचाप उनकी आंख के कोने से लुढ़क गया। उनके पतले कमजोर हाथ ने धीरे से सिकुड़कर उसके हाथ को छुआ। जब सुबह की पहली किरण लकड़ी की खिड़की से छनकर आई, राजू अभी भी वहीं शांति देवी के बिस्तर के पास बैठा था। एक रात न सोने के बाद उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसका हाथ अभी भी उनका हाथ पकड़े हुए था, कांप रहा था, लेकिन छोड़ा नहीं। फिर एक हल्की सूखी खांसी की आवाज आई। राजू ने सिर उठाया। दादी, दादी। शांति देवी ने आंखें खोलीं। धीरे धीरे उसे धुंधली नजरों से देखा, जैसे किसी धुएं के पार से देख रही हों।
राजू, रो क्यों रहे हो बेटा? राजू एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। वह उन पतले कमजोर हाथों को पकड़कर लिपट गया। आप उठ गईं? आप सच में उठ गईं? शांति देवी के होश में आने की खबर पूरे सूर्यपुर गांव में फैल गई। लोग उन्हें देखने आने लगे, इस बार कानाफूसी करने या गपशप करने के लिए नहीं, बल्कि एक माफी मांगने, एक सहानुभूति भरी नजर डालने, थोड़े पछताप के लिए। कमला, जिसने कभी शांति देवी को बुढ़िया बेशर्म कहा था, आंगन में खड़ी होकर सिर झुकाकर बोली, मुझे माफ कर दो बहन, मैं भी एक माँ और दादी हूं और फिर भी मैंने इतने कड़वे शब्द कहे, मुझे माफ कर दो। सिर्फ 2 दिन बाद जिले का श्रम और समाज कल्याण विभाग सीधे राजू से मिलने आया और उसे एक आधिकारिक पत्र सौंपा, जिसमें बेसहारा, बेघर बुजुर्गों के लिए एक पायलट मॉडल आशा घर का समर्थन करने का प्रस्ताव था। उन्होंने आगे कहा, हमने तुम्हारी बातें सुनी। कुछ चीजें कानून से नहीं मापी जा सकती, बल्कि केवल लोगों के दिलों से मापी जा सकती हैं। अगर तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो, तो सरकार तुम्हारा साथ देगी। राजू उस पुराने घर के सामने चुपचाप खड़ा था, जो कभी जनमत के तूफान का केंद्र था। अब ये एक चमत्कार का प्रतीक बन गया था। पड़ोसियों ने मिलकर घर की मरम्मत की, ईंट पत्थर बदल दिए गए, धब्बेदार दीवार को सफेद रंग से रंगा गया। आंगन में बूढ़ा बरगद का पेड़ फिर से खड़ा किया गया। उसकी छाया के नीचे वो पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जहां शांति देवी कभी चावल बीनते हुए अपनी जवानी की कहानियां सुनाती थीं। गांव के छात्र छात्राएं सफाई करने आए, आंगन के चारों ओर फूल लगाने आए। एक बूढ़े बढ़ई ने बिना पैसे लिए गेट के सामने एक लकड़ी का बोर्ड बनाया, आशा घर, उन बूढ़े दिलों का स्वागत है जो अभी भी प्यार करना चाहते हैं। राजू ने कमरे में एक नया बिस्तर लगाया, उस पर एक गुलाबी कंबल बिछाया। उसने शांति देवी को अंदर चलने में मदद की। अब से यह आपका बिस्तर है और मैं आग जलाए रखूंगा। शांति देवी थकी हुई लेकिन संतुष्ट होकर मुस्कुराई। मैंने सोचा था कि मैं मर चुकी हूं, लेकिन शायद भगवान ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया, ताकि मैं अपनी जिंदगी में एक बार सच्चा प्यार देख सकूं। उस शाम हल्की बारिश हो रही थी। राजू उनके पास बैठकर उन बुजुर्गों की कहानियां सुना रहा था जो शरण लेने आए थे। एक अंधा बुजुर्ग था जो बांस की झोपड़ी में रहता था। बारिश में उसका कंबल भीग जाता था। एक लॉटरी बेचने वाली बुढ़िया थी जिसे उसके बच्चों ने अस्पताल में छोड़ दिया था। एक बुजुर्ग थे जो कभी शिक्षक थे और अब कबाड़ बीनते थे। शांति देवी ने आंखें बंद कर लीं। बेटा, दरवाजा खोलो और उन्हें यहां ले आओ। मैं चाहती हूं कि ये घर हर रात रोशन रहे, हंसी हो, खाने की महक हो, कोई पूछे आज आप अच्छी तरह सोए? राजू ने सिर हिलाया, मैं वादा करता हूं। इंटरनेट पर हजारों लोग राजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप को फिर से शेयर करने लगे। कमेंट्स समर्थन में बदल गए। जब मैंने उसे ये कहते सुना तो मैं रो पड़ा, अगर तुम्हें कभी तुम्हारी दादी ने प्यार किया है तो किसी और पर मत हंसो, क्योंकि वे एक दादी से प्यार करते हैं। मैं आशा घर के लिए एक बोरी चावल, एक कंबल का सेट दान करूंगा। दुनिया को और राजू और उन शांति देवियों की जरूरत है जो 95 की उम्र में प्यार करने की हिम्मत करती हैं। 95 साल की उम्र में शांति देवी, जिन्हें कभी इंटरनेट पर एक मजाक समझा जाता था, अब प्यार की इच्छा, क्षमा और एक ऐसी जगह जिसे घर कहा जाता है का एक जीवित प्रतीक बन गईं। सर्दियों की एक सर्द रात, ठंडी हवा आशा घर के आंगन में पत्तों से रहित पेड़ों से सरसरा रही थी। राजू अभी भी फर्श साफ कर रहा था। वो पहले बुजुर्ग लल्लन जी के स्वागत की तैयारी कर रहा था, जो आधिकारिक तौर पर रहने आ रहे थे। शांति देवी सो चुकी थीं। उनका चेहरा एक बच्चे की तरह शांत था, सांसें नियमित थीं। राजू ने एक कंबल उनके सीने पर डाल दिया और चुपचाप बाहर निकल गया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक काला साया पीछे की बाड़ से कूद गया था। वो राकेश था। बाल बिखरे हुए, भागने के कारण आंखें धसी हुई थीं। राकेश खामोशी में लौटा, हाथ में एक छोटा सा पेट्रोल का कनस्तर था। तुम्हें लगता है कि यह सस्ता नाटक मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर देगा राजू?
मैं इस घर को जलाकर राख कर दूंगा। उस 95 साल की पागल बुढ़िया का नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। उसने लाइटर निकाला। ठीक उसी समय पीछे से एक दृढ़ आवाज आई, उसे तुरंत नीचे रखो। गांव के प्रधान 3 पुलिसकर्मियों और हाथ में टॉर्च लिए पड़ोसियों के साथ एक साथ आंगन में दाखिल हुए। उन्हें राजू ने चुपचाप पहले ही सूचित कर दिया था, क्योंकि उस सुबह से राजू को अंदेशा था कि राकेश वापस आएगा। राकेश चौंक कर पीछे हटा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि पूरे छोटे से गांव ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कमला, जिसने कभी शांति देवी को भला बुरा कहा था, इस बार राकेश के सामने खड़ी हो गई। तुम इस घर को जलाने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि ये अब शांति देवी का घर नहीं है, ये दिल का, अच्छाई का घर है और हम जैसे बूढ़ों के लिए एक उम्मीद है। राजू बाहर आया, चुपचाप राकेश को देखा। उसकी आंखों में न नफरत थी न गुस्सा। तुम तोड़-फोड़ करके मुझे नहीं हरा सकते। तुम उसी दिन हार गए थे जब तुमने सबसे कीमती चीज, इंसानियत के रिश्ते का अपमान किया था। पुलिस ने राकेश के हाथों में हथकड़ी लगा दी, लेकिन उसने अब कोई छटपटाहट नहीं की। उसने चारों ओर देखा। हर ग्रामीण की आंखों में अब राजू के लिए तिरस्कार नहीं था, बल्कि उसके लिए घृणा थी। मैं बस सब कुछ वापस पाना चाहता था, लेकिन अंत में मैंने ये पूरा गांव ही खो दिया। अगली सुबह आसमान अजीब तरह से साफ और नीला था। आशा घर ने 87 वर्षीय लल्लन जी के लिए एक गर्मजोशी से स्वागत समारोह आयोजित किया। जो कभी देवगढ़ रेलवे स्टेशन पर भटकते थे, उन्होंने अपना छोटा सा बैग खोला और शांति देवी के पास बैठ गए। उनका हाथ पकड़कर कहा, आखिरकार हमें एक छत मिल गई। उसी समय राजू को गांव के डाकघर द्वारा दिया गया एक हाथ से लिखा पत्र मिला। ये माई नाम की एक लड़की का था, शांति देवी की असली बेटी, जो अब तमिलनाडु में रहती थी। उसे टेलीविजन से खबर मिली थी। सामग्री संक्षिप्त थी। मां, अब मैं समझ गई कि आपने एक अजनबी के साथ वहां रहना क्यों चुना, मेरे साथ आने के बजाय। आप अकेली नहीं थीं, बस मैंने कभी नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए। मुझे माफ कर दो। इस त्योहार पर मैं घर आऊंगी। राजू ने शांति देवी को पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने सिर हिलाया, आंसू बह निकले। मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई। उस रात बरामदे की पीली रोशनी के नीचे राजू ने गेट के बाहर सूचना बोर्ड पर लिखा, हम केवल बुजुर्गों का स्वागत नहीं करते, हम उन सभी का स्वागत करते हैं जिन्हें कभी चोट लगी हो। गांव वाले गुजरते हुए पढ़ते, कोई कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप दरवाजे के सामने छोटे छोटे उपहार छोड़ जाते। एक शकरकंद, कुछ अंडे, मैगी का पैकेट, चावल की बोरी। उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माफी कभी कभी कर्मों से शुरू होती है, शब्दों से नहीं। नए साल की एक सुबह, बसंत की हल्की हवा जल्दी खिले आड़ू के फूलों से गुजर रही थी। आशा घर के परिसर में अगरबत्ती की हल्की सुगंध उन बुजुर्गों की गर्मजोशी भरी हंसी मजाक में घुल मिल रही थी, जो मिलकर त्योहार के पकवान बना रहे थे। शांति देवी खिड़की के पास एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी त्वचा और भी झुर्रीदार हो गई थी, आंखें और भी धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनका तेज अजीब तरह से स्पष्ट था। उन्होंने राजू से अपनी डायरी लाने के लिए कहा, वो डायरी जिसे वो हमेशा अपने तकिए के नीचे छिपा कर रखती थीं। बेटा, मेरे लिए कुछ पंक्तियां लिख दो, इसे आखिरी शब्द भी कह सकते हो। राजू स्तब्ध रह गया। उसका दिल कस गया, लेकिन उसने बहस करने की हिम्मत नहीं की। उसने कलम पकड़कर इंतजार किया। उन्होंने धीरे धीरे हर शब्द पढ़ा। मेरा नाम शांति है, जन्म 1929 में सूर्यपुर गांव में हुआ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध, गरीबी, विधवापन, अकेलापन देखा है, लेकिन 95 साल की उम्र में मुझे सच में पता चला कि प्यार करना और प्यार पाना क्या होता है। मुझे जरूरत नहीं है कि हर कोई समझे, बस उम्मीद है कि भविष्य में मेरे जैसे बुजुर्ग लोग, जब तक उनका दिल धड़कता है, तब तक सपने देखने का, किसी का हाथ थामने का, ये कहने का अधिकार रखें कि मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर मैं न रहूं तो कृपया इस जगह को एक घर की तरह बनाए रखना। इसे एक ठंडा वृद्धाश्रम मत बनाना।
यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को उसके नाम से बुलाया जाए, नंबर से नहीं। मैं आशा घर राजू को सौंपती हूँ, वो बेटा जिसने दुनिया की बातों के बीच मुझ जैसी बुढ़िया की रक्षा करने की हिम्मत की। और अगर एक दिन कोई मुझे अजीब नजरों से याद करे तो उन्हें जो सोचना है सोचने दो, लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या शांति देवी खुश थीं, कृपया मेरी तरफ से जवाब देना, बहुत खुश। राजू ने घेंगा होकर कलम नीचे रख दी। उसने उनका हाथ पकड़ लिया जिसमें अभी भी थोड़ी गर्मी थी। उन्होंने उसे देखकर एक हवा जैसी हल्की मुस्कान दी। मुझे एक बार फिर से जीने का मौका देने के लिए धन्यवाद। उस रात शांति देवी नींद में ही चल बसीं। उनका चेहरा इतना शांत था जैसे उन्होंने सारी नफरत छोड़ दी हो। अंतिम संस्कार सादगीपूर्ण लेकिन गर्मजोशी से भरा था। कोई शोर शराबा नहीं, बस कोमल मंत्रोच्चार। पीले गेंदे के फूल और सैकड़ों गांव वाले उन्हें विदा करने आए। बूढ़े, बच्चे, वे लोग जिन्होंने कभी ताने मारे थे, अब चुपचाप एक अगरबत्ती जला रहे थे। राजू ने वेदी पर उनकी एक तस्वीर रखी जिसमें वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठी मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने एक लाल ऊनी स्वेटर पहना हुआ था जिसे राजू ने खुद बुना था। 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आशा घर को एक अनुकरणीय मानवीय मॉडल के रूप में मान्यता दी। 10 से अधिक अन्य गांवों ने इसका अनुसरण करने के लिए अनुरोध पत्र भेजे। राजू सबसे कम उम्र का स्वतंत्र बुजुर्ग देखभाल नेटवर्क का प्रमुख बन गया। सप्ताहांत की शामों में लोग अभी भी उसे बरामदे में बैठे देश भर से आए पत्र पढ़ते हुए देखते थे। एक बुजुर्ग ने सुदूर केरल से लिखा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आपके घर के बारे में सुनकर मुझे सुकून मिलता है। एक हाई स्कूल के छात्र ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्वेच्छा से काम करने का अनुरोध किया। यहाँ तक कि कुछ लोग जिन्होंने कभी राजू को गाली दी थी, अब अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा भेजते थे, ये लिखते हुए कि किसी दादी को त्योहार पर और खुशी मिले। हर त्योहार पर राजू दादी का दिन नामक एक छोटा सा स्मरणोत्सव आयोजित करता था। सब मिलकर मोमबत्तियां जलाते, मजेदार कहानियां सुनाते और शांति देवी की वसीयत को एक अनुस्मारक के रूप में फिर से पढ़ते। प्यार उम्र की परवाह नहीं करता, जन्मत द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता और कभी भी देर नहीं होती। एक 95 वर्षीय बुढ़िया और एक 20 वर्षीय लड़के की ये अजीबोगरीब कहानी चौंकाने के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीज को जगाने के लिए थी जिसे समाज ने भुला दिया था। बुढ़ापे को भी प्यार करने, सपने देखने और पूरी तरह से जीने का अधिकार है। राजू ने शांति देवी से शारीरिक इच्छा से नहीं, बल्कि पूरे दिल से और उस इंसान के लिए गहरे सम्मान से प्यार किया। शांति देवी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया जो प्यार करना, साझा करना और असंवेदनशीलता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करना जानती थी। क्योंकि जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था, हो सकता है लोग आज हम पर हंसें, लेकिन वे तब रोएंगे जब उन्हें समझ आएगा कि हम अपने दिल के साथ सच जी रहे थे। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहां से हैं और आपका नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहें। आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप हम सबके साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम आपकी कहानी सुनने का इंतजार करेंगे।